बनारस में आप ये देखो, ये जो सिटी है, यहाँ पे फार्मिंग नहीं बची है। मैंने देखा है पिछले 3 साल में खीरे का एवरेज रेट 20-25 रुपए के नीचे नहीं गया। लेकिन आई थिंक कुछ आने वाले साल में इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होगा। जो पहली बार वेजिटेबल फार्मिंग में उतरना चाहता है, मेरा सजेशन उसके लिए बॉटल गार्ड रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ठीक है, वो चीज़ों को समझते नहीं है और चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। तब आपका वो जो मिस्टेक और लर्निंग कर्व है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। बिल्कुल। अगर देखिए, एग्रोनॉमिस्ट बनने के लिए सबसे ज़्यादा क्या है कि आप जो बेसिक अभी आपने अपनी पढ़ाई करी है, वो एक तो अच्छे से करनी चाहिए, आपका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए एग्रीकल्चर में। मतलब वो जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो प्रोड्यूस का न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए, वो डिग्रेड हो रहा है। किसान ओपन फील्ड में कभी भी एक क्रॉप से नहीं घुस सकता है ना, एक क्रॉप का कोई मतलब ही नहीं है। नमस्ते दर्शकों और स्वागत है आप सभी का ऑन अनदर एपिसोड ऑन एग्री टॉक। हमारा आज का एपिसोड एक एग्रोनॉमिस्ट के साथ है। एग्रोनॉमिस्ट एक ऐसा आदमी होता है एग्रीकल्चर में जो किसानों और फील्ड से काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ होता है। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं पीयूष पांडे सर। पीयूष पांडे सर को 25 साल से भी ज़्यादा अनुभव है हर फॉर्म ऑफ फार्मिंग में, ओपन फील्ड फार्मिंग हो, ग्रीन हाउस फार्मिंग हो। उन्होंने खेती को ज़मीन लेवल से देखा है और हज़ारों किसानों का साथ भी दिया है। आज के एपिसोड में हमने ओपन फील्ड फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ बातें की हैं। कुछ ऐसे क्रॉप हैं जिससे आप ओपन फील्ड में भी करके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। ग्रीन हाउस फार्मिंग, डिफरेंट क्रॉप के कैसे कैसे इकोनॉमिक्स होते हैं, काफ़ी टॉपिक्स में हमने डिटेल में बात किया है। तो मैं ज़्यादा रिवील करना नहीं चाहता हूँ। आप इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको और कैसे एपिसोड्स देखने हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हम उन गेस्ट को ज़रूर लाएंगे। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर पीयूष पांडे सर ऑन एग्री टॉक। पीयूष जी नमस्ते, स्वागत है आपका एग्री टॉक पे। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बढ़िया। बैंगलोर आए हैं यूपी से बहुत दिन बाद, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ बदला हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है नई चीज़ें देख करके। वंडरफुल। और आप एक एग्रोनॉमिस्ट हैं जिनके पास 25 साल से ज़्यादा का भी अनुभव है, जी राइट? आपने ग्राउंड लेवल से देखा है खेती कैसे होती है, जी एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया है इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। जी। कैसा चल रहा है इंडियन एग्रीकल्चर एज ऑफ टुडे? अभी तो इंडियन एग्रीकल्चर में काफ़ी बूम आ रहा है, चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं, क्योंकि कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, फार्मिंग का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है और ये हर जगह हो रहा है। खाली इसकी बात नहीं करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहा है, लेकिन ये हर जगह हो रहा है। बट जैसे कि मेरा वर्क प्लेस ज़्यादातर उत्तर भारत रहा है, तो मैंने ये देखा है कि फार्मिंग कम्युनिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं। ट्रेडिशनल फार्मर से वो फार्मर आ रहे हैं जो बिल्कुल मतलब अभी फार्मिंग से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन साथ के साथ जो ट्रेडिशनल है वो भी अपने अंदर काफ़ी बदलाव ला रहे हैं। अच्छा। आज के समय में उन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन किया है, चीज़ें काफ़ी बदली हैं और आने वाले समय में जो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में दिन पर दिन जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है, फार्मर का जो एक लेवल है कि भाई वो कुछ नई चीज़ें ट्राई करता है, नई क्रॉप ट्राई करता है, तो ये सारी चीज़ों में बदलाव आया हुआ है। काफ़ी आप कह रहे डेवलपमेंट हुई है, हाँ, मतलब बिल्कुल। क्योंकि आज भी अगर आप देखें भारत में 100% फार्मर में से 95% किसान शायद अभी भी गेहूँ, राइस, बाजरा ही उगा रहे हो। 5% है जो शायद सब्जियां उगा रहे हो। ये डेटा गलत हो सकता है, मैं क्वांटिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट है कि मेजॉरिटी किसान अभी भी गेहूँ, बाजरा, राइस, ट्रेडिशनल खेती में ही है। 5% जो खेती कर रहे हैं वेजिटेबल्स में कर रहे हैं ओपन फील्ड में, और उसकी बहुत छोटी संख्या शायद ग्रीन हाउस और हाईटेक टेक्नोलॉजी में कर रही है। उत्तर भारत में भी ऐसा है। देखिए, अगर इस चीज़ की हम बात करें कि वेजिटेबल फार्मिंग का मतलब हिस्ट्री से लेकर के आज तक की बात करें, तो आप अपने परिवार में भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग थे पहले, जो उनकी ट्रेडिशनल क्रॉप थी उसमें था वीट था, पैडी था, पल्सेस था, मस्टर्ड था, ये सारी चीज़ें थी। तो उनका खाना भी इसी तरह का था, ज़्यादातर दाल रोटी खाते थे। मतलब सब्जियां बहुत कम
रूटीन में होती थी, कभी कोई अच्छा। गेस्ट आता था घर में तब सब्जियां बना ऐसा है करते थे। क्या? हाँ बिल्कुल, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा समय, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है 80% जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसके यहाँ सब्जियां बहुत कम बना करती थी घरों में। अच्छा। लेकिन आज जो समय हुआ है, लोगों के पास बाइंग पावर बढ़ी है, फाइनेंशियल थोड़ा सा कैपेसिटी अच्छी हुई है, अब लगभग लगभग हर घर में और डेली सब्जी बनती है, दोनों टाइम बनती है, गाँव में भी? गांव में भी। मतलब अब वो चीज़ नहीं रही खाली दाल रोटी खा के रहेंगे, अब वो सब्जियां हर जगह खाई जा रही। तो जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है, वेजिटेबल का प्रोडक्शन भी उसी तरीके से बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले था उससे अब काफ़ी ज़्यादा एरिया बढ़ चुका है। ओके। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अब जो है वही चीज़ें हैं जो गेहूँ धान पे डिपेंडेंट है। अब बहुत ज़्यादा लोग जो है सब्जियों को प्रेफ़र करते हैं और डेली अपने ईटिंग डाइट में ईटिंग बिहेवियर उनका काफ़ी चेंज हो चुका है, तो सब्जियों का कंज़म्पशन अच्छा है। राइट। सो आज के पॉडकास्ट से मेरा ये उद्देश्य है कि आपसे दो पर्टिकुलर टॉपिक में बात करना है। सबसे पहले तो आप एक काफ़ी सीनियर एग्रोनॉमिस्ट है, अक्रॉस इंडिया आपने काम किया है। तो आजकल बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर से निकल रहे हैं, बच्चों को ये बढ़ना है, एग्रीकल्चर में करियर बनाना है, लेकिन शायद उन्हें लगता नहीं है कि ये उतना, कैसे बताऊँ, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा और कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि हमारे किसान 90% अभी भी ट्रेडिशनल फार्मर है। हमें डेली लोग बोलते हैं कि हाँ। मैं गेहूँ उगा रहा हूँ, बाजरा उगा रहा हूँ, कैसे मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकूँ। हाँ, ये दो टॉपिक पे आपसे बात करना है। बिल्कुल। स्टार्टिंग विद पहली क्वेश्चन कि एक एग्रोनॉमिस्ट होता कौन है? ये बहुत सारे लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा, लेकिन आप आई थिंक बेस्ट आदमी होंगे समझाने के लिए कि हु इज़ एन एग्रोनॉमिस्ट। देखिए, एग्रोनॉमिस्ट का जो है उसमें आप ये मान के चलिए, अगर बेसिकली बात करें कि एग्रीकल्चर में जो पढ़ाई होती है तो उसमें एग्रोनॉमी होता है। एग्रोनॉमी में वो क्रॉप्स आती हैं जो कि फील्ड क्रॉप्स होती हैं, व्हीट, पैडी, राइस। और हॉर्टिकल्चरिस्ट भी होते हैं जो कि इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल इन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज होती हैं। तो अगर एग्रोनॉमिस्ट एक जो टर्म्स आया है वो ज़्यादातर फील्ड क्रॉप्स के लिए ही था। अच्छा। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जैसे अब मेरी एक्सपर्टीज ही है तो वो वेजिटेबल्स की है। तो वेजिटेबल्स में भी उस जो प्रॉपर एक कंपनीज जो पोस्ट जिस पे हायर करती हैं वो अभी भी उस नाम को एग्रोनॉमिस्ट टर्म पे ही रखती हैं जो उनका डेजिग्नेशन है। अच्छा। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि जो मतलब पढ़ाई है वो अब स्पेशलाइजेशन के चलते काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया है। उसमें हर पोर्शन का आपका वेटनरी जैसे अलग होता है एग्रीकल्चर में, फिशरीज का अलग हो गया, आपका वेजिटेबल का ऑलरी कल्चर अलग हो गया, फ्रूट का अलग हो गया। ये सारी चीज़ें अब अलग अलग हो गई और स्पेशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा। तो अब वो एग्रोनॉमिस्ट जो था वो एक टर्म है, लेकिन अब उसके अंडर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आ चुका है। लेकिन कॉलेज में जो सिखाते हैं हाँ, एग्रोनॉमी बीएससी एमएससी में, हाँ। क्या वो सही में प्रैक्टिकल ज़मीन पे उतना काम आता है? आपने दोनों किया हुआ है तो आप बेटर बता पाएंगे। देखिए, अब वो एक्चुअली जो पढ़ाई है ना, वो उससे तो बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं होता है प्रैक्टिकल नॉलेज से। अच्छा। क्योंकि जो सिलेबस है, जो उसका कंटेंट है, वो हमारे भारत में जहाँ जब हमने पढ़ाई करी, तो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। मतलब जो चीज़ें जब हमने फील्ड में देखनी चालू करी, ये कह सकते हैं 2000 से जब हमने काम करना शुरू किया, जैसे पहले मैंने पढ़ाई के समय से ही काम शुरू कर दिया था। अच्छा। तो एक सीड फार्म था, वहाँ पे मैं जाता था। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में कि फार्मिंग कैसे कब की होती बात है ये सर? ये देखिए 2001-2000 के आसपास हमारे बनारस में ही एक सीड फार्म था, तो जहाँ पे मैं अक्सर जाता था और वो मुझे कुछ पैसे भी देते थे। तो 7 से 11 का हमारा क्लास रहता था। वो क्लास ख़त्म करके 11 साढ़े 11 बजे के बाद तो 12-1 बजे लंच करके मैं वहाँ पहुँच जाता था और वहाँ 3 से 4 बजे तक वहाँ रहता था। उस सीट पे फार्म पे जो डेटा कलेक्शन का काम होता था वो मेरा रहता था कि प्लांट में क्या। तो एक मेरा खर्चा भी निकलता था और मुझे अच्छा भी लगता था। वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो वहाँ हम ये देखते थे कि जो क्रॉप में फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाए जाते थे। क्रॉप में जो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत ओल्ड टेक्निकल्स पढ़ाए जाते थे। क्योंकि टेक्निकल में अपडेशन आया है, बहुत सारे पुराने टेक्निकल तो अब बैन भी हो चुके हैं। तो
कुल मिलाकर के ये चीज़ की कमी हमेशा हम लोग को खलती है कि पढ़ाई के समय अगर वो अपडेटेड नॉलेज पढ़ाएँ तो हम तुरंत कुछ उसका एडवांटेज ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अच्छे कोर्स लॉन्च किए हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोज़र देने लगी हैं। तो उनमें अच्छा जो ट्रेन्ड और स्किल्ड एक ग्रेजुएट निकल रहा है एग्रीकल्चर से, उसकी नॉलेज अच्छी है, उसको काफ़ी अच्छा हेल्पफुल कोर्स मिलता है। तो अब काफ़ी एडवांसमेंट हो चुके हैं उसमें। सही बात है सर, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली में किसी से बात कर रहा था, जैसे आपने बोला, उन्होंने बताया कि वो आज भी 1980 और 1990 का काफ़ी डेटा उनके सिलेबस में है। तो शायद भारत में जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है क्वालिटी अच्छा है, बट टू सम एक्सटेंट आउटडेटेड काफ़ी है, क्योंकि आज के डेट में जिस रेट से खेती भाग रही है और अगले 15-20 साल में मुझे जो लगता है खेती भागेगी, बाहर की टेक्नोलॉजी और इंडिया के फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात सही है आपकी, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कर रही हैं, सभी नहीं कर रही हैं। जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं आज भी वहाँ पे वही पुराना सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। भले ट्रेडिशनल से वो सेमेस्टर सिस्टम में अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सिलेबस वो पुराना ही पढ़ाते हैं। लाइब्रेरी में बुक्स भी जो पढ़ी हैं वो पुराने सिलेबस की ही पढ़ी हैं। तो ये चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर में काफ़ी बदलाव आ चुका है और उस चीज़ को सिलेबस में लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये चीज़ हमने देखी है। लेकिन जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छा कर रही हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं और जो अभी ट्रेंड है जैसे हाइड्रोपोनिक वगैरह हो गया, तो उनका वो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो काफ़ी ट्रेनिंग अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में करा देती हैं बच्चों को। तो एक अच्छा एक्सपोज़र दे करके ही निकालती हैं। तो उनको मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे किसी फार्म पे उनको लगाना है तो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो। तो कुछ जगह हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर किया जा रहा है, जिसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक कुछ आने वाले साल में इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि भारत काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये तो रिक्वायरमेंट का ही है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करोगे, तो वो उस इंस्टीट्यूट के बच्चे ज़्यादा जॉब पाएँगे, ज़्यादा जगह पे अपना काम कर सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे टाइम में क्या होता था कि ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर का कोर्स है, वो एक प्रोफ़ेशनल कोर्स है। तो ये कोर्स करने के बाद मेरे बैच के या मेरे साथ के बहुत सारे बंदे ये सेल्स का काम करते थे। करेक्ट, तो सबकी ये टेक्निकल काम है। तो यहाँ पर एक ये मतलब एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने के बाद किसी सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जाओगे। लेकिन शायद मैं अकेला ही एक ऐसा था मेरे बैच में जिन्होंने वो अपना जो स्टडी थी या जो अपनी पढ़ाई थी उसका उसको को पकड़ के रखा। पकड़ के रखा, क्योंकि मैंने जो शुरू में काम किया ना उससे प्रैक्टिकली मैं अटैच हो गया एग्रीकल्चर के साथ। जो मेरा काम था वो शुरू से ही मुझको उसके साथ जोड़ के रखा। मैं उन चीज़ों में नहीं गया कि खाली डायरेक्ट सेलिंग करके एग्रीकल्चर को अपना प्रोफेशन बनाना है। तो टेक्निकल चीज़ों को सीखने में मैंने शुरू से इंटरेस्ट लगाया, फार्मिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं। तो इसका एडवांटेज मुझको मिलता गया। आई थिंक इसीलिए आज की डेट में आप टेक्निकली इतने साउंड हैं, क्योंकि आपने डे वन से टेक्निकल नॉलेज और प्लांट को समझा। जैसे कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ एग्रोनॉमिस्ट प्लांट का डॉक्टर होता है। बिल्कुल। प्लांट को कोई तकलीफ हो, प्लांट को क्या चाहिए, दवाई चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब चीज़ का आप ध्यान देते हैं, राइट। एंड एग्रीकल्चर में अगर किसानों और कंपनी को कोई बीच में जोड़ता है, मेरा मानना है वो एग्रोनॉमिस्ट ही है। और इस बात से थोड़ा तकलीफ होता है कि भारत में आज एग्रोनॉमिस्ट की शायद उतनी कमी है, और जो नए जनरेशन लोग आ रहे हैं वो एग्रोनॉमी की तरफ उतना, मतलब कैसे, जैसे हमने बताया, सेल्स जॉब में चले जाते हैं, राइट। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पॉडकास्ट देख के लोग एग्रोनॉमी एज अ सब्जेक्ट कोशिश करेंगे लेने का, राइट। बिल्कुल। कहते हैं सर कि एग्रोनॉमिस्ट प्लांट से बात कर सकते हैं। लाइक जब आप, जैसे मैं विमल सर से भी बात कर रहा था, वो बताया था कि जब ग्रीन हाउस में आप जाओ तो बहुत सारे सिग्नल्स आपको दिखते हैं कि प्लांट्स का लीफ ऐसे बिहेव कर रहा है, रेस्पिरेशन ऐसे हो रहा है। ऐसे सही में होता है? देखिए, ये तो एक ऐसा चीज़ है कि जो जिनके पास भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है ना, तो वो तो किसी क्रॉप की फिजियोलॉजी ना उन्होंने पढ़ी होती है, उन्होंने सीखी होती है, उन्होंने एक्सपीरियंस की होती है। तो जैसे एक डॉक्टर भी होता है, उसको भी ह्यूमन बॉडी का सारा कुछ पता होता है। तो फिजियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, आप सबसे पहले आदमी को देखते हैं या पौधे को देखते हैं, तो उसकी हेल्थ का आपको आइडिया मिलता है कि ये इतने एज का है, इसकी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा है। तो सारी चीज़ें आप उससे खुद पूछते हैं और वो खुद आपको बताता है, तो उसी को कहते हैं कि वो हमसे बात करता है।
तो ये आपका विजन है, आपका एक्सपीरियंस है जो वो विजुलाइज कर लेता है और उसके साथ बात कर लेता है। तो ये चीज़ होती है, हम जब जाते हैं किसी भी फार्म पे देखने के। एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, जैसे मानो लीफ का कुछ जैसे सिम्टम? हाँ, देखिए अभी क्या है कि एक हेल्दी प्लांट है अगर, तो हमें पता है कि एक हेल्दी प्लांट जो मान लीजिए कि 100 डेज का है, तो उसका लीफ इंडेक्स कितना होना चाहिए? लीफ इंडेक्स बोले? लीफ इंडेक्स मतलब उसमें एक लीफ का साइज कितना है और टोटल लीफ कितनी है। तो ये एक हेल्थ का बहुत बड़ा पैरामीटर है प्लांट का। तो अच्छा। अगर हेल्थ अच्छी है तो सेकंड चीज़ आती है कि उस पे उसके हिसाब से फ्रूटिंग सेटिंग है कि नहीं है, तो वो चीज़ हमने देख ली। अब हमने देख लिया कि अगर वो सब कुछ सही है, उसका रूट सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है देखते ही। करेक्ट। सॉइल टाइप कैसा है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें, और प्लस ग्रीन हाउस में घुसते ही हमको ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे प्रॉपर प्लांट को मैनेज किया गया है, हाइजीन अच्छी रखी गई है, हर प्रैक्टिस को प्रॉपरली फॉलो किया गया है। तो वो सारी चीज़ें एक अच्छा फील देती हैं, और जाते ही हमें पता चलता है इस प्लांट और इस ग्रीन हाउस का जो ओनर है या जो इसको केयर कर रहा है, उसका दोनों का बिहेवियर समझ में आ जाता है कि दोनों अच्छे से काम ये कर भी रहे हैं। समझ आ रहा है कि उसका इंटरेस्ट कितना है यस, बिजनेस। करेक्ट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसने ही किया है और प्लांट की हेल्थ को बता रहा है वो। करेक्ट। तो दोनों चीज़ें समझ में आ जाती है कि एक ओनर और प्लांट। क्योंकि इंडिया में जो बहुत सारे लोग ग्रीन हाउस शायद चला भी रहे हैं, तो उतना वो ध्यान नहीं देते टुवर्ड्स ग्रीन हाउस मैनेजमेंट और प्लांट मैनेजमेंट। उनको लगता है कि ग्रीन हाउस लगाने से काफ़ी कुछ हो जाएगा। ये बड़ा मतलब एक आज के समय में ऐसा है कि ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं या देखते हैं तो उसको ये चीज़ हम अक्सर सोचते हैं कि कोई कस्टमर है उसका इंटरेस्ट हो, क्योंकि हमारी तरफ से इनपुट सभी को वही जाता है। जो हम किसी एक को बताते हैं वही सबको बताते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट रहता है कि आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को सीखो, हमको टाइमली फीडबैक दो, हम उसको आपको रिस्पॉन्ड करें, चीज़ों को बेहतर बनाएं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जितना ज़्यादा आप मुझको रिस्पॉन्ड करोगे, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, खराब लगती है, आप चीज़ों को अपने से इवेलुएट ना करके एक एग्रोनॉमिस्ट की हेल्प लो। तब आपका वो जो मिस्टेक और लर्निंग हाँ। कर्व है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। बिल्कुल। करेक्ट। हाँ। थोड़ा बैक स्टेप करते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने बताया ट्रेडिशनल किसान हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं गेहूं का एक किसान हूँ मानो, और मुझे स्टार्ट करना है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की थोड़े तरफ बढ़ूँ, या गेहूं से लेके मैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आऊँ, फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स में आऊँ, तो उसके लिए मैं कैसे आ सकता हूँ? मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए ट्रेडिशनल क्रॉपिंग का एक इंटरेस्ट ये है कि आज के समय में ट्रेडिशनल क्रॉपिंग कोई बहुत ज़्यादा किसी को पेन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें क्या है, सीड सोइंग कर दिया आपने, फर्टिलाइज़र डाल दिया, टाइम टाइम का इरिगेशन है उसको कर दिया। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको नहीं आता और आप गांव में गए, आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग करनी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी वहाँ पे सब कुछ रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले भी, कि आप बस बीज बो देंगे, वो आपका पैसा ले लेंगे। खेत बटाई सिस्टम पे, हाँ। बटाई सिस्टम में नहीं भी करते हैं, तो आपने फोन कर दिया कि भैया खेत में गेहूं बोना है, वो जाएंगे, ट्रैक्टर वाले को पैसा देंगे, ट्रैक्टर वाला जुताई कर देगा, सीड सोइंग हो जाएगी, फर्टिलाइजर हो जाएगी, वो डाल देगा। जैसे कुछ समय बाद जर्मिनेशन आएगा तो आपको खुद ही बोलेगा भैया अब इसमें पानी लगाने का टाइम आ गया है। अच्छा, पानी लगाने का टाइम आ गया है? तो हाँ हाँ, तो चलो ठीक है, तो पानी लगवा लो। वो एक काम और हो गया, एक स्टेज और बढ़ गया, टिलरिंग का टाइम आ गया। अब वो बोलेगा भैया इसमें यूरिया डालने का टाइम आ गया है। तो आपको अच्छा आ गया टाइम, अब आपको कुछ नहीं पता है। तो वहाँ पे कम्युनिटी बनी हुई है जो यही तरह की फार्मिंग करती है, तो थोड़े दिन में आप इस कम्युनिटी के तरह ही ट्रेंड हो जाते हो। लेकिन जैसे अब आप सोच रहे हो कि नहीं, हमें इससे हटके कुछ अलग करना है, क्योंकि अक्सर ये लोगों का होता है कि इसमें वायबिलिटी नहीं है। वायबिलिटी नहीं है, पैसा लोग को नहीं मिलता। हाँ, तो अब क्या है, जैसे जिनके ज़मीनें हैं गांव में लेकिन वो शहरों में रहते हैं, तो उन्हें ये हमेशा लगता है कि जिसको भी बटाई पे दी वो हर साल कहता है अरे मुझे घाटा हो रहा है, घाटा। तो वो कहता है कैसे मैं मांगू उससे पैसा कि तू मुझे पैसा दे, या तू मुझे, वो ले आता है जो 150 किलो बहुत गेहूं। ही वैलिड प्रॉब्लम होने पड़ना से जितने लोग से हम बात करते हैं बोलते हैं हमारे पास ज़मीन है, हमने बटाई पे दे दिया है, घाटा हो रहा है, लेकिन हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। हाँ, तो अब वही कहते हैं ना कि वो लोग क्या कहते हैं कि भैया वो हम तो उससे कुछ लेते नहीं, कभी आता है तो 100-200 किलो या एक आध बोरी गेहूं लेके आता है, घर पे छोड़ जाता है शहर में, और बोलता है हाथ जोड़ के कि भैया ऐसा लड़ा घाटा हो गया है, तो अब हम क्या मांगे उससे कि हमें पैसे दो तुम उस खेत के।
तो इस तरीके से बहुत से लोगों की ज़मीनें और बहुत से लोगों का फार्म जो है इसी तरीके से यूटिलाइज़ हो रहा है। अच्छा, अब क्या है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में ना वो अप्रोच नहीं है कि लैंड की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है, चीज़ों को ध्यान देना है। सस्टेनेबल फार्मिंग का कोई अप्रोच नहीं है उसमें। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होने की वजह से क्या होता है, लैंड का यूटिलाइजेशन इस तरीके से हो रहा है कि उसकी फर्टिलिटी जा रही है, उसका मतलब वो जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो प्रोड्यूस का न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए, वो डिग्रेड हो रहा है। अच्छा। तो अब अगर कोई इस तरीके से सोचता है कि नहीं, हमें अपना क्रॉप रोटेशन चेंज करना है या हमें नए तरह की फार्मिंग करनी है, सपोज वेजिटेबल के लिए आना है। वेजिटेबल, हाँ, कह दो कि गेहूँ है, गेहूँ से मुझे कैप्सिकम या टमाटर उगाना। तो देखिए इसमें क्या है कि कैप्सिकम, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, अनियन, इस तरह की बहुत सारी क्रॉप है जो कैश क्रॉप में आती है। आपने लगाया और तुरंत उसको ले जाकर के आप ओपन मंडी में बेच सकते हो। कैश क्रॉप का क्या क्रॉप साइकिल, कितना दौरान के क्रॉप को हम कैश क्रॉप? नहीं, वेजिटेबल क्रॉप हो गया। कैश क्रॉप मतलब आप ले जाओ सीधे बेचो मंडी में और पैसा ले लो। अच्छा, ठीक है, पैसा आपके पास तुरंत आना चाहिए। वो तो सब क्रॉप के लिए होता नहीं, सब क्रॉप के लिए क्या होता है कि 6 महीने गेहूँ लगाया तो आपने 6 महीने में जब तैयार होता है तब आएगा और फिर आपका गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करेगी, फिर आपके अकाउंट में पैसा आएगा। है। ओह अच्छा, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादातर केस में वही होता है। आप मंडी में ले जाकर के ऐसे नहीं बेच पाते हो गेहूँ। जैसे वेजिटेबल ले गए, आपका अगर आज थोड़ा हार्वेस्ट हुआ, जितना भी हार्वेस्ट हुआ है जिस क्वांटिटी में भी, वो ले जाकर के आप बेचते हो, तुरंत पैसा ले आते हो। समझ गया। ठीक है, आपने कोकुम्बर लगाया, 45 दिन में प्रोडक्शन चालू हो गया और अगले तो चलो 2 महीने तक उसका प्रोडक्शन आ रहा है, तो 2 महीने की रेगुलर इनकम बन रही है ना, आपका डेली पैसा आ रहा है। और बेचने के लिए गवर्नमेंट का कुछ वैसा नहीं चाहिए कि आपका अकाउंट खुलेगा, समझ फिर गया, उसमें समझ गया। गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट होगा, तो वो फिर पैसा आएगा बाद भाई में। जो गेहूँ बाजरा गवर्नमेंट ही खरीदती है और कोई नहीं खरीदता है? सबका एमएसपी है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप का, हाँ। पल्सेस का, ऑयल सीड्स क्रॉप का, वीट का, पैडी का, इन सब का एमएसपी। MSP। तो सब ये गवर्नमेंट के थ्रू ही बिकता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज रहता है कि भाई जब तैयार होगा गवर्नमेंट के उसमें जाएगा, तो किसानों के लिए एक थोड़ा सा रहता है कि भाई उनकी तो रोज के खर्चे हैं ना, किसी भी आदमी का खर्चा तो रोज का है। तो समझ आप गया। उस रोज के खर्चे में वो गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है कि भाई चलो आप केसीसी बनवाते हैं लोग। KCC। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड, जमीन के ऊपर लोन लेने के लिए गवर्नमेंट की फैसिलिटी है। ओके, तो अच्छा। अब क्या है कि उससे पैसा निकाल करके, वो तो फार्मिंग के लिए है बट किसान की नीड है, वो उसमें यूटिलाइज करते रहते हैं। वो पैसे को यूटिलाइज करते हैं, फिर ये होता है कि चलो गवर्नमेंट ने जब उनका पैसा क्रॉप का दिया तो उन्होंने उसी अकाउंट में डाला और फिर उसको फिल किया। तो कहिए मतलब वो ये कि उसी में ऊपर नीचे करते रहते हैं और उसका चलता रहता है। तो ना कभी उनकी कोई पूंजी बन पाती है, वही मतलब कितना कमाता है सर किसान 1 एकड़ गेहूँ बाजरा ये सब से? देखिए 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा, अगर किसान की खुद की लेबर है, वो खुद से काम कर रहा है, तो कहते हैं कि गेहूँ और धान दोनों मिला के साल भर में एक से खर्चा पूरा हो जाता है, एक की बचत होती है। मतलब अच्छा। हाँ, अगर एक देखे कि भाई 70-80 हज़ार रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू साल का होता है उनका, एक बीघे का, या एकड़ में मान लीजिए तो 1 लाख रुपया हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एकड़ में अगर 1 लाख रुपया होता है तो 50,000 रुपया उसका खर्चा है एक क्रॉप का, और दूसरी क्रॉप का जो 50,000 है वो इनकम है। ठीक, बचता ही नहीं है। तो बचने का वही हो गया कि जो 50,000 है वो किसान की लेबर है, किसान की मेहनत है, किसान का टाइम है। तो अगर आपके पास कम से कम 10 एकड़ नहीं है और आपका 5 लाख रुपया नहीं बच रहा है, तो वो कहीं से कहीं तक वायबल है नहीं। तो इतना होल्डिंग तो सबके पास नहीं है। सही बात। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ होगा, 2.5 एकड़ होगा, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं रहता है। नहीं रहता है। और नॉर्थ इंडिया में जो हमारा रीजन है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। बनारस में आप ये देखो, ये जो सिटी है, यहाँ पे फार्मिंग नहीं बची है। क्यों? एक तो क्या हुआ है, इस डिस्ट्रिक्ट के अगल-बगल जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, सब छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट, जैसे भदोही हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, चंदौली हो गया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट से ज़मीनें कट गई। मतलब जितना था वो सब उसमें चली गई, और जो बनारस का अर्बन एरिया बचा, वहाँ कोई फार्मिंग बहुत कम रह गई। ज़्यादातर एरिया बनारस, एक तरफ तो गंगा जी ही हैं, दूसरी तरफ थोड़े से खेत हैं। तो वो एरिया जो गंगा पार था वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, इधर का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, बनारस के पास कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा। अब बनारस को फीड करने के लिए कहाँ से मटेरियल आता है, मतलब कहाँ से वेजिटेबल्स आती हैं, तो ये सब बाहर से आती हैं।
जैसे इधर रायपुर छत्तीसगढ़ से काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स आती हैं, रांची से बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स आती हैं, दिल्ली से अराइवल है, तो इस तरह के एरिया से अराइवल है। मतलब बहुत ज़्यादा बाहर से वेजिटेबल आ करके वहाँ की पॉपुलेशन को फीड कर रही हैं। लोकल वेजिटेबल में बस खाली लीफ ही है और डेली यूज़ की सब्जियाँ ही हैं। समझ गया। तो यहीं पे अगर आपका जो क्वेश्चन था, अगर हम किसान कैसे कैसे स्टार्ट करें, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 2 तरह का वेजिटेबल फार्मिंग होता है। एक होता है जिसमें कि क्रॉप लंबी चलती है, जैसे कैप्सिकम, टोमेटो, ये सब थोड़ी लंबी क्रॉप है। कितने दिन के? लगभग अगर कैप्सिकम की बात करें तो कम से कम 6 महीने 8 महीने तक आप इसको उगा सकते हैं। तो आप कह रहे हैं सीड से लेके हार्वेस्ट तक, हाँ, जो और क्रॉप के 6 से 8 महीने में आप हार्वेस्ट लेते रह सकते हैं। हाँ, पूरा जो प्रोडक्शन का टाइम है वो लंबा मिलता है आपको। सर पहला हार्वेस्ट कब ले सकते हैं? पहला हार्वेस्ट 50 से 60 दिन में आ जाता है जब हम पौधा लगाते हैं। अच्छा ठीक है। तो टमाटर जैसे 45-50 दिन में आ जाता है, कैप्सिकम 50-55 दिन में, 60 दिन में भी आ जाती है। लेकिन कुछ क्रॉप ऐसी हैं जो जल्दी शुरुआत हो जाती हैं, जैसे कुकुम्बर है 45 डेज में शुरू हो जाता है। इसमें मिट्टी का बात कर रहा है प्रॉपर। हाँ, तो इसमें क्या है कि सॉइल में जो भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं तो हमको ये ध्यान देना चाहिए, अगर हम वेजिटेबल फार्मिंग में आ रहे हैं तो एक क्रॉपिंग होती है जो कि आप अगर थोड़ा टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं, इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहते हैं तो वो बेटर है। आपका इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 50,000 रुपया 60,000 रुपया एकड़ का होता है। हम ओपन फील्ड का बात ओपन फील्ड की बात कर रहे हैं, अभी वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। वही से शुरुआत। तो ओपन फील्ड में अगर आप 50-60 हज़ार रुपया लगाते हैं, आज के समय में उत्तर भारत में तो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट की सब्सिडी है ड्रिप इरिगेशन पे। आपको केवल अपना शेयर देना है जो 10 से 12 हज़ार रुपये, और 1 एकड़ में आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लग सकता है। ड्रिप इरिगेशन पे कितनी सब्सिडी होती है? 80 to 90% है। अगर किसान अच्छा। छोटा किसान है तो उसको 90% है, और अगर किसान बड़ा किसान है तो उसको थोड़ी कम है। तो अच्छा स्कीम है इस समय गवर्नमेंट का। अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं तो आपका 10-15 हज़ार रुपये में 1 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लग जाता है। ये एक खर्चा हो गया। दूसरा खर्चा और थोड़ा सा इसमें करें कि मल्चिंग वगैरह का यूज़ करें, क्योंकि मल्चिंग आपका देखिए 2 तरीके से होता है प्रॉफिट। आपकी कॉस्ट सेविंग से भी होती है और आपका जो प्रोडक्शन बढ़ता है उससे भी होता है। तो दोनों चीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इरिगेशन सिस्टम और मल्चिंग का यूज़ करने से आपका कॉस्ट से प्रोडक्शन भी बढ़ता है और खर्चों में भी कमी आती है। इस सब क्रॉप के लिए यूज हो सकता है? सभी रो क्रॉप जितनी भी होती हैं, वेजिटेबल में तो मोस्टली सभी में हो सकता है। वेजिटेबल में आपका जैसे अगर हम बात करें आज के समय में ओनियन भी ड्रिप पे ग्रो की जा रही है, टोमेटो, कैप्सिकम, आपका कुकुम्बर, ब्रिंजल, ओकरा, ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल क्रॉप रो क्रॉपिंग के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत परफेक्ट है। तो जैसे मैंने बताया कि 10-15 हज़ार ड्रिप का हो गया, आपका 20,000 रुपये मल्चिंग का मान के चलिए, 20 से 25,000 रुपया एकड़ के उस पे, तो ये आपका 35,000 रुपये ये हो गया। अब अगर आप इसमें कोई वर्टिकल क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं, जैसे आप खीरा हो गया, तोरी हो गया, लौकी हो गया, ये सब क्रॉप है, ये वाइन क्रॉप है, इनको आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं अगर आप इसको वर्टिकल ग्रो करें। अगर ज़मीन पे फैला के ग्रो करते हैं तो कम प्लांट एकोमोडेट होते हैं, ज़्यादा यील्ड नहीं आती। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं तो थोड़ा एक्सपेंस आपको वर्टिकल सिस्टम बनाने में करना चाहिए। जैसे वर्टिकल सिस्टम जैसे जैसे बांस और तार की खेती होती है, बांस लगाते हैं, तार लगाते हैं, क्रॉप को ऊपर चढ़ाते हैं, तो वो क्रॉप में आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलता है। लेबर सेविंग होती है, जो क्वालिटी आती है प्रोड्यूस की वो एक्सीलेंट होती है। मतलब ज़मीन पे पड़ी लौकी अगर आप तोड़ेंगे उसकी क्वालिटी अलग होगी, जो ऊपर से लटकती हुई लौकी रहेगी उसकी क्वालिटी अलग होगी। तो अगर आप अच्छे क्वालिटी का वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि भाई आपकी क्वालिटी के चलते आपका प्रोड्यूस सबसे पहले बिकता है, उसकी मांग अच्छी होती है। तो ये मांग का जो एक चक्कर है उसमें ये है कि आपका कोई चीज़ डिमांड है तो आपका फट बिकेगा, अच्छा रेट मिलेगा। करेक्ट। ठीक है, तो ये ओपन फील्ड में भी मुमकिन है ये चीज़? हाँ, ओपन फील्ड में भी लोग करते हैं। ओपन फील्ड में लेकिन मानो मैं ओपन फील्ड में खीरा कर रहा हूँ हाँ, और वहाँ कोई ग्रीन हाउस या नेट हाउस वाला खीरा बेच रहा है, मेरा प्रोड्यूस उससे अच्छा तो नहीं होगा? नहीं देखिए वो बात में क्या होता है ना, जो आप बात कर रहे हैं कि अगर ग्रीन हाउस से कंपेयर करेंगे तो ग्रीन हाउस एक अलग चीज़ है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, नंबर 1। उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। उसका सेगमेंट भी अलग होता है कुकुम्बर का, ठीक है, और उसका क्रॉप का विंडो भी बड़ा होता है।
ठीक है। तो यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, उसका रिस्क कम होता है, इनका रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी आज के समय में जो एक छोटा किसान है, अगर कोई फार्मिंग कर रहा है तो वो शुरुआत तो यहीं से कहीं करेगा, ओपन फील्ड से ही करनी चाहिए उसको। अगर उसे वो चीज़ें समझ में आती है कि नहीं हाँ ये चीज़ें सही है, उसके बाद वो जा सकता है उसमें। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप वर्टिकल फार्मिंग पे अगर करते हैं, ओपन फील्ड में आपने ड्रिप लगा लिया, मल्चिंग लगा लिया, और लगभग आपका अगर बांस तार पे आप खेती करते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया खीरा हो गया, लौकी हो गया, तोरी हो गया, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है वर्टिकल। अगर आप ये वर्टिकल नहीं लगाना चाहते, ये खर्चा नहीं करना चाहते, तो आप ब्रिंजल लगाइए, आप चिली लगाइए, आप ऐसी क्रॉप लगाइए जिनको बैम्बू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैप्सिकम, हाँ, कैप्सिकम भी लगा सकते हैं, कैप्सिकम भी उसमें कोई ज़्यादा बैम्बू ग्रीन कैप्सिकम। हाँ, ग्रीन कैप्सिकम लगा सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओकरा है, तो इस चीज़ों को आप लगा करके मल्चिंग पे, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं, जिसमें ड्रिप और मल्चिंग का इस्तेमाल होगा, लेकिन वर्टिकल ग्रोइंग सिस्टम का कोई उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। तो इनमें भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। ओके, कितना रिटर्न मिल सकता है? देखिए, अगर एक एक एग्जांपल लेते हैं सर, जैसे हाँ। हम बात कर रहे हैं, कोई बेसिक क्रॉप लेते हैं जो ग्रीन हाउस पे शायद ग्रो ना हो। ओकरा ले लें या खीरा? खीरा ही ले लेते हैं। खीरा ले लीजिए, या अगर हमसे आप पूछे कि क्या क्रॉप है जो फार्मर के लिए बेस्ट हो, अगर पहली कोई क्रॉप करना चाहता है और इस तरह का सेटअप बना करके ओपन फील्ड में करना चाहता है, तो मेरे लिए है कि सबसे हार्ड क्रॉप में होता है लौकी। लौकी हाँ, बॉटल गार्ड। बॉटल ग्रीन हाउस में नहीं उगता है ये? नहीं, ग्रीन हाउस में नहीं उगता। क्यों? इसमें पॉलिनेशन के इश्यूज होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो ओपन फील्ड में अगर फर्स्ट कस्टमर है, मतलब पहली बार वो कर रहा है, क्योंकि बॉटल गार्ड थोड़ी हार्ड क्रॉप है, उसकी जो क्रॉप फिजियोलॉजी है इस तरह की है कि वो उसमें बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। अच्छा। तो आप ऐसी क्रॉप से शुरुआत करें पहली बार, जो थोड़ा सा कम प्रॉब्लमेटिक हो, या उसके साथ टेक्निकलिटी, मतलब इस तरह का डिजीज और इस तरह का पेस्ट का अटैक कम आता हो। ठीक है। तो अच्छा, लौकी आप कह रहे हैं कि वैसा क्रॉप है? बेस्ट क्रॉप है। जो पहली बार वेजिटेबल फार्मिंग में उतरना चाहता है, मेरा सजेशन उसके लिए बॉटल गार्ड रहता है। और ऐसे समय में अगर आप लगाते हैं, जैसे गेहूं आपने अप्रैल में काट लिया, उसके बाद मई में आप खेत की तैयारी करो, और जून के महीने में बारिश शुरू होने से पहले आप अपने खेत को पूरा रेडी कर लो। और जैसे ही पहली बूंद पड़ती है, मौसम थोड़ा ठंडा होता है, बारिश हो जाती है, मतलब जो जमीन की गर्मी समाप्त हो जाती है, उसी दिन आप बुआई करो। ओके। ठीक है। तो उस दिन आपको लौकी के लिए जून में करना होगा? हाँ, जून में, जैसे हमारे उत्तर भारत में मानसून 20 जून को आ जाता है, तो अब इस पीरियड के टाइम पे, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा पैसा कमाने के लिए। मैंने जब मतलब काम शुरू किया, तो मैंने वेजिटेबल फार्मिंग में तो काम किया ही, साथ के साथ कुछ दिन मैंने वेजिटेबल मार्केटिंग में भी काम किया। अच्छा। तो वेजिटेबल मार्केटिंग से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस मिलता है कि आप अपने प्रोड्यूस को सही टाइम पे अगर मंडी में लाते हो, तो उसका पैसा आपको अच्छा मिलता है। ठीक है। अगर आप उस समय जाओगे जब सब जा रहे हैं तो रेट हाँ, कम मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप महीनों एडवांस हो जाओ, आप खाली 15 दिन एडवांस हो जाओ। 15 दिन खाली एडवांस होने से आपको ये एडवांटेज मिलता है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा लगा है, वो सब फ्री हो जाता है आपका। करेक्ट, क्योंकि वो रेट 2-3 रुपए जो भी है। बिल्कुल। अब आपने सपोज़ 20 जून को लगाया, लगाने को आप मई में भी लगा सकते हो वाटर गार्ड, लेकिन वो सब रिस्की है, नए ग्रोअर्स के लिए, नए फार्मर के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो जून में लौकी लगाएगा किसान पहली बार। पहली बार आप 20 जून में लौकी लगाइए, 35 से 40 दिन में लौकी पैसा देना चालू कर देती है। अच्छा। हाँ, तो आपका ये मैंने जो कैलकुलेशन किया कि 15,000 रुपए की ड्रिप लग गई, 20,000 रुपए की मल्चिंग लग गई। फर्टिलाइजर कॉस्ट और हाँ, 15,000 का वो हो गया, मतलब फर्स्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद फर्टिलाइजर कॉस्ट और ये सारी चीज़ों से तो आपको पैसा 35 से 40 दिन में आना स्टार्ट हो जाता है। फिर पैसा रोटेट करने लगता है उस फार्मिंग में, तो फिर आपको अलग से फंड का वो ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैंने ये कि कम से कम आपका जो 35,000 का ये हो गया, और लगभग करीब 30 से 35,000 रुपया ही बांस और तार का खर्चा है 1 एकड़ का, अगर आप वर्टिकल ग्रोइंग में करते हैं। तो आपने बॉटल गार्ड की सोइंग करी, लगभग उसका 7-8 हज़ार रुपये का बीज भी आएगा। ठीक है। तो रफली कॉस्ट 1 लाख के आसपास। हाँ, 1 लाख रुपया आप एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान के चलिए, अगर आप विद ऑल मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर में मल्चिंग, ड्रिप, वर्टिकल ग्रोइंग सिस्टम, ये सब अडॉप्ट करके करते हैं।
तो ये आपका एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसको जब आप शुरुआत करते हैं तो 35 से 40 दिन में मैंने बोला कि प्रोडक्शन आना चालू हो जाता है, ठीक है। आपका ऑफ सीजन क्यों रहता है उस समय? क्योंकि बारिश में जो नीचे की क्रॉप होती है, जमीन की क्रॉप, वो खत्म होने लग जाती है और मार्केट में रेट बढ़ने लग जाता है बॉटल गार्ड का। तो आपका 20 जून के बाद अगर आप पकड़े तो जुलाई और अगस्त फर्स्ट वीक या 10 अगस्त के आसपास आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक ये बॉटल गार्ड हार्वेस्ट होगी। इसमें जो आपका प्रोडक्शन आता है, मतलब अगर आप ढंग से करते हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो जो ओपन फील्ड में वैसे नॉर्मल में प्रोडक्शन आता है 8 टन 10 टन, 8,000 किलो 10,000 किलो, तो आप इसमें 24-25 टन तक प्रोडक्शन ले सकते क्या बात करें। और रेट क्या जाता है अप्रोक्स? हैं। रेट का देखो सर, आप रेट का तो ऐसे मान के चलो कि एक एवरेज की बात करते हैं। एवरेज रेट, हाँ हाँ। एवरेज। तो एवरेज रेट बॉटल गार्ड में 10-12 रुपए का अच्छा माना जाता है। अच्छा। हाँ, आप कहोगे कि 10-12 रुपया होता ही क्या है, लेकिन जब 25 टन आपने प्रोडक्शन भी तो बढ़ाया टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करके, 25,000 इंटू 10 भी करो तो 2.5 लाख की क्रॉप होती है। और अगर आपको अच्छा मिला रेट, आपने अच्छे से मार्केटिंग करी उसकी, अच्छा चीज के, तो एवरेज 15 भी पहुंच सकता है। तो आप 2.5-3 लाख रुपए की क्रॉप उगा रहे हो, आपका लाख रुपया ही तो लगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपका वो भी फ्री हुआ, प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी फ्री हुआ, अगर आप देखो तो 100% से ज़्यादा रिटर्न, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब इन सब चीज़ों के लिए भाई आप जब मेहनत करोगे, आप खुद चीज़ों को देखोगे, तभी ये सब होता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा चीज़ नहीं है, देखो ओपन फील्ड की फार्मिंग स्केल अप करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है आज के समय में। वही मैं समझ, देखो आपने से बताया ये अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का आपका हो गया, हार्वेस्ट से सीड से लेके हार्वेस्ट तक पूरा। 20 जून को आपने बीज लगाया सॉरी, और मैंने अक्टूबर तक उसका हार्वेस्टिंग प्लान उसके किया। बाद क्या? उसके बाद का क्रॉप चेंज होता है कि मौसम चेंज हो जाता है उत्तर भारत में। तो किसान ओपन फील्ड में कभी भी एक क्रॉप से नहीं घुस सकते ना, एक क्रॉप का कोई मतलब ही नहीं है। आप ओपन फील्ड में एक क्रॉप में बहुत ज़्यादा वो होगी क्रॉप, तो सपोज 8 से 9 महीने की होगी, लेकिन 12 महीने की कोई एक क्रॉप नहीं होती, ठीक है। तो उस चीज़ को ओपन फील्ड में हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमें ऐसी क्रॉप की प्लानिंग करनी चाहिए जो सीजन वाइज हो, ठीक है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वेजिटेबल का एक स्टेप तो आपने सपोज अचीव कर लिया कि एक स्टेप में आपने इस तरह से स्टार्ट किया, इसके बाद अब आपको अगर अपग्रेड होना है, ठीक है ना, अब आपको चाहिए कि भी हमें और भी चीज़ें करनी है, वैरायटीज़ बढ़ानी है। जैसे एक क्रॉप रोटेशन में आपने कोई ओपन फील्ड में करते हैं तो बॉटल गार्ड किया, बॉटल गार्ड के बाद बिटर गार्ड लगा लिया, कॉलीफ्लावर जो बिना वर्टिकल ग्रोइंग सिस्टम करते हैं तो वो कॉलीफ्लावर लगाते हैं एक सीज़न में, दूसरे सीज़न में मेलन लगा लिया, बीच में कुछ इंटरक्रॉपिंग कर ली। तो ऐसी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होकर के आप करते हैं। सर मानो ये सारे जो क्रॉप्स आप बोल रहे हैं, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, कॉलीफ्लावर, ये सब को हम ग्रीन हाउस में क्यों नहीं ग्रो करते? अगर आपने पॉलिनेशन का इशू बताया, हाँ, इससे ग्रीन हाउस में यील्ड इम्प्रूव नहीं होगा क्या? देखिए पॉलिनेशन का मतलब ये हो गया कि जो अपना क्रॉप है, जैसे बॉटल गार्ड की बात करें तो मेल और फीमेल फ्लावर, इनका प्रेजेंस प्लांट के अलग अलग पार्ट पे होता है, ठीक है। ठीक है। इसीलिए ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कही जाती हैं। अब कैप्सिकम क्या है, कैप्सिकम में मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर होता है और इस तरीके से डिजाइन होता है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर मेल और फीमेल आपस में यूनियन बनाएंगे और फर्टिलाइज होंगे और फूड को प्रोड्यूस करेंगे, सेल्फ पॉलिनेट। हाँ। तो ये अगर क्रॉप की फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह का फ्लावर स्ट्रक्चर होता है और बॉटल गार्ड या स्पॉन्ज गार्ड या जो दूसरी गार्ड्स होती हैं, कोकोबिट्स होती हैं, उसमें अलग तरह का फ्लावर होता है। इसकी वजह से पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो फ्रूट सेटिंग नहीं होगा। बट ये चीज़ तो ग्रीन हाउस में भी हो सकता है ना, मतलब पॉलिनेशन आप कह रहे हो बॉटल गार्ड में सेम क्रॉप में मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं ना, तो वो तो पूरा क्रॉप को आप इसमें ले जा रहे हो ग्रीन हाउस में। नहीं तो उसमें वेक्टर नहीं है ना, ग्रीन हाउस में कोई इंसेक्ट नहीं पहुंच पाता है ना पॉलिनेट कराने के लिए। ओपन फील्ड में तो बीज है वगैरह ये सब तो काम कर देते हैं, तो वहाँ अंदर कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे पॉलिनेशन संभव नहीं होता है। तो ऐसी क्रॉप डिजाइन की जाती है ग्रीन हाउस के लिए जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो या पॉलिनेशन की जरूरत ना पड़ती हो। जैसे हाँ, कुकुम्बर है जो ग्रीन हाउस वाला, वो आप देखते हैं कि ओपन फील्ड से थोड़ा अलग है, डार्क ग्रीन कलर है, तो वो कहा जाता है वो पार्थेनोकार्पिक है। उसमें फ्रूट
जो डेवलप होता बहुत है, खतरनाक वर्ड बोल दिया हाँ, आपने। पार्थेनोकार्पिक सीडलेस कुकुम्बर बोलते हैं। अच्छा, तो सीडलेस इसीलिए है क्योंकि उसमें पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, पॉलिनेशन गया। से ही सीड बनता है। तो सीडलेस कुकुम्बर इसीलिए होता है कि उसको इस तरह से जेनेटिकली डिफाइन किया गया है या जेनेटिकली उसको डिज़ाइन किया गया है, उसमें इंजीनियरिंग की गई है कि उसका फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन डेवलप हो जाए। ठीक है, तो वो सीडलेस कुकुम्बर कहलाता है समझ क्योंकि उसमें कोई पॉलिनेशन नहीं। तो 3 तरीके हैं, एक है क्रॉस पॉलिनेटेड हाँ, जैसे बॉटल गार्ड, हाँ, जिसमें आपको मेल और फीमेल अलग फ्लावर्स में होते हैं, हाँ, इंसेक्ट्स के प्रेजेंस में वो फूड प्रोड्यूस करता हाँ, है। दूसरा हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेटेड हाँ, कैप्सिकम, हाँ, जिसमें हाँ, खुद से हो जाता है। हाँ, तीसरा जिसमें पॉलिनेशन होता ही नहीं है हाँ, बिकॉज ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जैसे सीडलेस कुकुम्बर। हाँ, ये 3 ब्रॉड कैटेगरी। करेक्ट, करेक्ट। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। तो ये यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर ओपन फील्ड में आप करते हैं तो ये चीज़ें हैं कि आप बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड और ये सारी चीज़ें स्पॉन्ज गार्ड्स वगैरह ग्रो करते हैं, मेलन्स ग्रो करते हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ओपन फील्ड में करते हैं। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि आज के समय में आप 1 एकड़ 2 एकड़ में अगर कमा रहे हो पैसे, आपको लगता है कि भाई 1 एकड़ का हमारे पास होल्डिंग ही है। टोटल हमारे पास कितना लैंड है? हमारे पास 1 एकड़ या 2 एकड़ का ही लैंड है। अब इस 1 एकड़ या 2 एकड़ में हम इनकम बढ़ाना चाहते हैं। हम अपनी इनकम 10-15 लाख रुपए साल की करना चाहते हैं। तो क्या करें? ग्रीन हाउस तो उसका ही आंसर है प्रोटेक्टेड फार्मिंग। ठीक है? अब इसमें हाई वैल्यू क्रॉप ग्रो होती है। जी। इसमें आपका वो चीज़ें ग्रो होती हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं। ऐसे हाइब्रिड जो आज के ओपन फील्ड का अगर बीज 1 रुपए का है तो अंदर का बीज 6 रुपए का है। तो इस तरीके से है, ठीक है, कि आपका उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन रिटर्न ज़्यादा है। तो आप ओपन फील्ड में अगर आप 3 लाख 4 लाख रुपए कमा रहे हो तो उसमें 5-15 लाख 20 लाख रुपए साल का कमा रहे हो 1 एकड़ में। तो ये आदमी को एक, अगर आपको समझ में आ रहा है कि अब आपने ओपन फील्ड से कर लिया, आपको लगा कि हाँ हम ये काम वेजिटेबल फार्मिंग कर सकते हैं, तो आप उस टेक्नोलॉजी पे भी जा सकते हो। उसमें भी पॉली हाउस का ऑप्शन है, नेट हाउस का ऑप्शन है। अब नेट हाउस और पॉली हाउस दोनों टेक्नोलॉजी में कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते उसका एडॉप्शन अलग अलग जगह पे सूट करता है। करेक्ट। ठीक है ना? आप राजस्थान के एरिया में देखेंगे तो वहाँ नेट हाउस की फार्मिंग बहुत अच्छी हो रही है। बारिश कम होती है। हाँ, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर क्रॉप हो रही है जो कि उस क्लाइमेट के सूट करती है। जैसे कौन सी क्रॉप? कुकुम्बर। बस क्यूकम्बर होती कुकुम्बर ड्राई सीजन की क्रॉप है। ठीक है? राजस्थान का क्लाइमेट भी ड्राई ही रहता है। ठीक है? नेट हाउस का बेसिक प्रोटेक्शन उसको भी मिल जाता है कि शेड मिल जाता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन से बच जाता है, बहुत ज़्यादा विंड वेलोसिटी से बच जाता है, हाई मतलब इंसेक्ट्स जो होते हैं उन ज़्यादा डैमेज करते हैं उनसे बच जाता है। तो वो बेसिक प्रोटेक्शन उसको मिल जाता है। क्लाइमेट जो चाहिए ऑलमोस्ट उसको वो वहाँ पे नेचुरली मिल रहा है। तो मानो राजस्थान में वो ड्राई मौसम में क्या मुझे नेट हाउस से वही यील्ड और प्रोडक्शन मिलेगा जो मुझे ग्रीन हाउस से मिलेगा उस मौसम में, अगर आप देखें? नहीं, ग्रीन हाउस देखिए, ऐसा ग्रीन हाउस एक अलग चीज़ हो गई। पहले तो आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी ऐसी है, नेट हाउस में क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आपका बाहर का क्लाइमेट किसी क्रॉप के लिए सूटेबल है और कुछ बेसिक चीज़ों का प्रोटेक्शन ही चाहिए, आपको क्लाइमेट का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तो वो आप नेट हाउस में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है? अब आपका उसी क्लाइमेट में अगर आप पॉली हाउस लगाते हैं सपोज, तो क्या होता है, पॉली हाउस लगाने के बाद आपको क्लाइमेट कंट्रोल करने का एक एडवांटेज मिल जाता है। ठीक, बट उस क्रॉप को तो वो क्लाइमेट वही क्लाइमेट चाहिए, तो मैं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। अब आपके पास अगर कमरे में एसी लगा हुआ है तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल करने का एडवांटेज है, भले आपका कमरा बेसमेंट में है। ठीक है, लेकिन एक एडवांटेज तो आप लेके चल रहे हैं, आपको जरूरत हो या ना हो। ठीक है, आप एक एडवांटेज लेके चल रहे हैं कि आपने पॉली हाउस लगा लिया। अब आपको अगर आपके अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, और कुकुम्बर को ह्यूमिडिटी तो चाहिए नहीं होती बहुत ज़्यादा, ड्राई क्रॉप है। ठीक है, और अगर चाहिए भी होती है तो बहुत इनिशियल स्टेज पे चाहिए होती है, जब क्रॉप 20-25 दिन तक की होती है तभी तक उसको चाहिए होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें, अगर हमने ग्रीन हाउस लगाया है तो हमको उसका एडवांटेज मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अगर स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्शन दे रहा है, चीज़ों से प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई उसका डिसएडवांटेज नहीं है। तो आप उसमें ऐसा नहीं कि क्रॉप उस राजस्थान में पॉली हाउस में नहीं ग्रो कर सकते, लेकिन अगर एक जो हम कहते हैं ना कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आप वहाँ लगाओ जो जहाँ सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न है ना। यूज द राइट टेक्नोलॉजी, नॉट द बेस्ट। हाँ,
तो सही टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का एडवांटेज यही है कि आप राजस्थान में नेट हाउस लगाओ, आपको कम पैसे में वही यील्ड मिल रही है अच्छी, ठीक है। आप नॉर्थ में आ जाओ, इधर आ जाओ, अपने यूपी में आ जाओ, इधर का क्लाइमेट कैसा है? इधर का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, ठीक है। तो ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए क्रॉप चेंज हो गई, क्रॉप चेंज हो गई तो आपने यहाँ पे कुकुम्बर ज़्यादा नहीं ग्रो कर रहे हैं, हम कैप्सिकम ग्रो कर रहे हैं। अब कैप्सिकम ग्रो कर रहे हैं तो कैप्सिकम के साथ ये है कि कैप्सिकम लंबी चलने वाली क्रॉप है। 6 से 8 महीने। हाँ, कुकुम्बर के साथ क्या था, 4 महीने की क्रॉप है। ये इसको जब लंबा चलाना है और इस क्रॉप के साथ हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ का क्लाइमेट कैसा है, नॉर्थ के क्लाइमेट में बदलाव बहुत जल्दी आते हैं, अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा तेजी से आते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, फिर हाँ, बहुत ठंडा। अब देखो अब ये महीना शुरू हो गया अप्रैल का, अप्रैल से अब आप देखो गर्मी बढ़नी चालू होगी और जून जुलाई जाते जाते फिर बारिश शुरू हो जाएंगी, बारिश शुरू होने के बाद फिर एक डिक्लाइन आएगा, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर मंथ हर 3 से 4 महीने पे मौसम में उतार चढ़ाव आ रहा है। तो ओपन फील्ड वाला किसान तो फंस जाएगा। हाँ, तो अब क्या होता है कि आप जब कलर कैप्सिकम उगा रहे हो, कलर कैप्सिकम लंबी क्रॉप है, ठीक है, उसका एक क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप नेट हाउस में उसको ग्रो करोगे तो इतनी जल्दी वो जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उनका कंट्रोल करने का कोई आपका सिस्टम नहीं है। तो ग्रीन हाउस पॉली हाउस में आपका ये कंट्रोल सिस्टम है कि आप कैप्सिकम के लिए उसकी डिजायर्ड क्लाइमेट को अंदर प्रोटेक्ट कर सकते। समझ गया। चलो एक सर केस स्टडी लेते हैं, मैं हाँ। बहुत अभी एक्साइटेड हूँ। हाँ। मानो मैं एक किसान हूँ, मेरा ज़मीन है 5 एकड़। मैंने अभी तक ज़िंदगी भर सिर्फ ओपन फील्ड खेती की है, थोड़ा बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। अब मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ, और मेरी ज़मीन है आगरा के पास। तो क्या 5 एकड़ को मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या स्टेप होने चाहिए, कितना एकड़ पॉली हाउस, नेट हाउस, ओपन फील्ड भी करना चाहिए, क्योंकि एक ही बार से अगर मैं पूरा कूद जाऊँ शायद वो भी सही आइडिया नहीं है। नहीं देखिए भैया, कौन सा क्रॉप से क्या रिटर्न, सब कुछ, मतलब एक मास्टर क्लास कर लेते हैं पूरा। नहीं अभिनव आपका क्वेश्चन बहुत ऐसा, जो ये प्रैक्टिकल चीज़ आपने पूछी ना, इस तरह की इंक्वायरीज हमारे पास बहुत आती हैं। करेक्ट। बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉल करते हैं, हमको पूछते हैं। तो देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप क्या है। हम क्या करते हैं, हम देखिए कोई चीज़ भी ऐसी नहीं करना चाहते कि आपका पैसा है वो आपके लिए कीमती है तो हमारे लिए भी उतना ही कीमती है कि आपका वेस्टेज ना चाहता था। वेस्टेज ना हो। अगर कोई चीज़ वेस्ट हो रही है तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका तो नुकसान हो ही रहा है। तो आपका सबसे पहला ये होता है कि अगर आपके पास फाइनेंशियली है, आप साउंड, आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट, तो हम आपको यही गाइड करेंगे, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आइए, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के साथ साथ ओपन फील्ड भी स्टार्ट करिए। क्योंकि लोग यही देखते हैं कि हाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मेरे पास 5 एकड़ है, चलो मैं 2 एकड़ 3 एकड़ से स्टार्ट करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हम यही कहेंगे कि आप पहले 1 एकड़ का प्रोजेक्ट लगाइए, 1 एकड़ के प्रोजेक्ट को आप हम जैसे जैसे गाइड करते हैं आप पूरा उस तरह से करिए। आप उसमें अपना कुछ भी उसमें वो ना करिए कि कभी क्या होता है ना, लोग जो होते हैं गांव में, क्या होगा कि ट्रेडिशनल लोग बहुत मिलते हैं, ट्रेडिशनल लोग मिलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में सीड पेस्टिसाइड वाले मिलते हैं। उनका काम ही वही रहा है शुरू से कि आ करके फ्री का सजेशन दे के जाना काम ही वही रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है, वो चीज़ों को समझते नहीं है और चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। तो वहाँ पे हम यही कहते हैं कि आप पहले साल जब लगा रहे हो तो पूरा अटेंशन रखो, आपका इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्री हो, ठीक है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि जब आपने पैसा लगाया है किसी प्रोजेक्ट में और वो आपका एक जल्दी से जल्दी अगर फ्री होता है, रिटर्न मिल जाए जल्दी, हाँ, आपका प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट जल्दी फ्री हो। आज के समय में हमारा ये देखने में आता है कि 2 साल से 2.5 साल में एक प्रोजेक्ट की लागत फ्री हो जाती है, ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो हम यही कहते हैं कि आपको वो क्रॉप करनी है जो सेफ हो, आपको वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना है जो हम गाइड करें। दूसरा, आपको वो चीज़ों को मतलब मार्केटिंग के लिहाज से भी करें कि टाइमली, मतलब ऐसा ना हो कि कोई आपको गाइड करे कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो, आप मार्केट में प्रोड्यूस हरा तोड़ के बेच दो कैप्सिकम। कई लोग आ जाते हैं, भैया बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, हरा ही तोड़ के बेच दो। हम कहें हरे का आपको 20 रुपया मिल रहा है, 30 रुपया मिल रहा है, आपको कलर का 100 रुपया मिलेगा, आप क्यों 20-30 रुपए के चक्कर में पड़े हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने फेस करी हैं कि भैया वो तो आया था, उसको बेच दिया मैंने, वो तो हमारे तो पॉली हाउस पे आ गया था लेने के लिए, आपको मंडी भी नहीं जाना पड़ा। हमने कहा आपने उसको बेच दिया, अब आने वाले समय में जब उसका 100 रुपये रेट होगा तो आपके पास नहीं होगा।
तो बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो हम उसके लिए आपको पूरा गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा चीज़ों को। तो आप 1 एकड़ प्रोजेक्ट पॉलिंग हाउस का प्लान कर सकते हैं, साथ में 3 से 4 एकड़ आप वेजिटेबल ओपन फील्ड की प्लान कर सकते हैं। क्यों सर, लेकिन ओपन फील्ड भी क्यों करूँ मैं, उसका रीज़न? इसका रीज़न ये है, देखिए अगर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल बहुत ज़्यादा होगा, तो एक रिस्क भी रहता है कि आपकी पहली क्रॉप लर्निंग में जाती है। अक्सर मतलब एक जो हमने देखा है कि पहले मतलब आप 6 से 8 महीना का हाँ, कर रहे हैं। पहले जो क्रॉप है वो लर्निंग में जाती है। आप ग्रीन हाउस भी करोगे तो लर्निंग में जाएगी। तो लर्निंग 1 एकड़ से करें तो वो सेफ है, ठीक है? अच्छा, ओपन फील्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओपन फील्ड का एडवांटेज, अगर आपके पास एक्स्ट्रा लैंड है तो ओपन फील्ड थोड़ा-सा इसलिए रखना चाहिए कि 1 एकड़ में आप लेबर को रिटेन नहीं कर पाते। लेबर रिटेन करने का मतलब होता है कि कोई भी लेबर आप जैसे आ रही है आपके पास, मान लीजिए 3 या 4 लेबर की रिक्वायरमेंट आपको है, वो लेबर आ रही है। अब वो लेबर काम कर रही है, आपके पास कुछ दिन काम है, कुछ दिन नहीं है। वो भाई आप अगर उसको परमानेंट जॉब देते हैं तो वो बनी हुई है, लेकिन परमानेंट जॉब नहीं है उसके पास, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली बार वो आपके पास आएगी कि नहीं लेबर आएगी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेबर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको रिटेन करना, क्योंकि लेबर अगर आपकी ट्रेंड हो गई, आपने सिखा दिया उसको, अच्छे से काम करने लगी, तो वो आपका एक एसेट बन जाती है। अगर वो एसेट ही आपका गुम हो गया, तब आप कैसे करोगे? फिर आपको वही बी सी शुरू करना पड़ेगा ज़ीरो से। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो वहाँ मेरा एक एडवांटेज होता है कि ओपन फील्ड आपका लेबर रिटेंशन का काम कर देती है, लेबर के खर्चे बचा देती है। आई डोंट थिंक कभी किसी ने हाँ, सोचा था। हाँ, अभी हमारे कस्टमर हैं, वो क्या काम करते हैं, वो ओपन फील्ड में सब्जी लगाते हैं और पॉली हाउस है उनका। तो वो शहर में है चूँकि, तो शहर में लेबर को रिटेन करना और बड़ा चैलेंज होता है। तो उनको सब्जियाँ भी देते हैं घर के लिए, वेजेस भी देते हैं, उनका डेली का जो दिहाड़ी है वो भी देते हैं और सब्जियाँ भी देते हैं कि इसी लालच में तुम लोग आओ। तो कहने का मतलब, आपको ओपन फील्ड और पॉली हाउस का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, अब हमारा ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया है, 1 साल हो गया, अब हम सीख गए हैं चीज़ों को, प्रैक्टिसेस जान गए हैं और हमारा टीम तैयार हो गई है। टीम मतलब जो आपका सुपरवाइज़र है, जो आपकी लेबर की टीम है, वो सब कुछ तैयार हो गई। आप तुरंत एक्सटेंड करो, क्योंकि चीज़ों में क्या होता 5 है, एकड़ पूरा? 5 एकड़ करो, 2 एकड़, 3 एकड़, एज़ पर योर बजट आप उस तरीके से प्लान करो। क्योंकि पहले साल में आपने क्या-क्या सीखा? ग्रोइंग सीखी, आपने लेबर को, टीम को तैयार किया, टीम को तैयार करना। मार्केट तैयार किया, क्योंकि बेचोगे भी तो आप। मार्केट में ज़रूरी पार्ट एंट्री हुई आपकी, उस 1 एकड़ का जो प्रोड्यूस था वो लेके आप गए, 100 किलो लेके गए, 200 किलो लेके गए, 500 किलो, 1 टन लेके गए। जब आप प्रोड्यूस लेके जाते हो तो आपको चैनल मिलते हैं कि कहाँ ये जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ आप एकदम सेफ चलोगे। प्रोड्यूस कराने में तो हमने आपको करा दिया, मार्केटिंग में हमने आपको सपोर्ट कर दिया, करना आपको सब कुछ खुद से था, है ना? तो जब आपने खुद से किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ के अगला एकड़ लगाओगे, एक और एकड़ लगाओगे, एक और एकड़ लगाओगे, तो वो आपको और हमको दोनों को रिस्क फ्री करेगा। हमारा भी जो टास्क होता है कि आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकले, वो भी एश्योर हो जाएगा। आपका है कि आपको रिटर्न मिले, वो भी एश्योर हो जाएगा। तो हम हमेशा इसी तरीके से प्लान करते हैं कि अगर कोई बंदा है जिसको इस तरह से लैंड है, तो वो इसी पैटर्न पे चले। छोटे से स्टार्ट करे, हाँ, बैकअप में ओपन फील्ड भी करे, बिल्कुल। और क्योंकि उससे लेबर रिटेंशन होता है आपका, एंड आपको सीखने का वो समय मिलता है, जैसे आपने बताया। नहीं तो अगर आप एक ही बार में कूद जाओगे, क्योंकि भी जैसे आपने कहा, आप सबसे अच्छा ग्रोइंग कर लो, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर लगा लो, एंड ऑफ द डे बात बेचने पे आती है, आप किसको कैसे बेच रहे हो। आई थिंक वो बहुत सारे लोग का तकलीफ है कि उनको समझ नहीं आता है कि वो मार्केट कैसे पहुंचे। इसके लिए कोई एडवाइस है आपका? कि देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जैसे अब हम लोग तो पिछले 15 साल से इसी मतलब नॉर्थ में प्रोटेक्टेड फार्मिंग में लगे हुए हैं, तो एक चैनल कनेक्टेड रहता है हमसे। समझ जाते। हाँ, एक चैनल हमसे कनेक्टेड रहता है कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ पे सेल हो रहा है। ठीक है, हम आपको उसमें लिंक करा देते हैं कि आप इनसे बात करो, इनसे बात करो, इनसे बात करो। ये देखिए, थोड़ा सा इंडियन जो मंडी सिस्टम है ना, कभी कभी ओपन जो मार्केट है उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको सीखने के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे जैसे बात करें कि आपने किसी को प्रोड्यूस दिया मंडी में, ठीक है, आप वो तो तुरंत कहेगा ले आओ मैं बेच दूंगा। आप लेके भी जाओगे, आपके पास प्रोड्यूस है तो उसको क्या करोगे? आप लेके गए, उसने बेच दिया। अब उसने बेचने के बाद आप
आपका और उसका कैसा ट्यूनिंग बना, उसे ये लगा कि आप अगली बार आओगे तब तो चलो ठीक है, उसे ये लगा आप नहीं आओगे तब कंडीशन दूसरी है। अच्छा। तो यहाँ पे आपको भी सिंसियर होना पड़ेगा कि किसके पास लेके जाएं, क्योंकि बेच के ही पैसा देते हैं वो ज़्यादातर। ठीक है, कभी आपको अगर ऐसे करे कि एडवांस ले लो तो फिर वो और बड़ा ट्रैप हो सकता है, वो आपको फंसाने को। तो मार्केट भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ठीक है, आपका विजिलेंस होना चाहिए, आपका सिंसियरिटी भी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ सीखना जरूरी है। इन तीनों चीज़ से आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है। ठीक है, आप किसी को माल ऐसे तो नहीं दे दोगे। 1 टन माल अगर 100 रुपए का है तो आपका 10,000 रुपए का माल है। ठीक है, 10,000 रुपए का सामान आप किसी को दे के आ गए हो और फिर वो कल कहे कि सड़ा निकल गया जी, खराब निकल गया जी, पैसे ही नहीं आए वापस, तो आपका तो पैसा गया 10,000 रुपये। ये सब गलती नहीं करना है। ये सब गलतियां नहीं करना है। तो मार्केट में विजिलेंट होना बहुत जरूरी है कि किसको दें, किसका गुडविल अच्छा है। तो इसी सब को सीखने में आपको टाइम लगता है। 1 साल तो लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे यही हमारा रहता है बड़ा, मतलब हमारा ये एथिकल यही है कि हम किसी को गलत सजेशन नहीं देते। हम ये नहीं कहेंगे कि आप आओ और 5 एकड़ कूद जाओ। ठीक है, आपके पास एक ऐसा अच्छा चैनल है, क्योंकि कॉर्पोरेट तो करते ही इसी तरीके से हैं। वो तो 5 एकड़ 10 एकड़ इकट्ठे लगाते हैं, उनका तो सिस्टम ही अलग होता है। क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए कोई है ऑलरेडी। उनके पास उनका चैनल अलग है। वो जिसको मतलब वेंडर बनाएंगे उसको रजिस्टर कर लेंगे, उसको चीज़ों को प्रॉपर प्रोसेस करेंगे, सिस्टम बनाए। हाँ, उसका बैंक का वो लिखवा लेंगे कि हाँ तुम्हारे चेक से आएगा, ऐसे आएगा। आप एक आम किसान ऐसा नहीं करता है। कर सकता है, लेकिन ये आइडिया कर सकता है लेकिन वो नहीं करेगा वेंडर, क्योंकि 5 एकड़ एक वॉल्यूम होता है, वो वेंडर का अट्रैक्शन है। तो ये 5 एकड़ में हमको मतलब 70-80 टन 100 टन माल मिलेगा। तो 100 टन माल पे अगर उसने 1 लाख रुपया भी रखा तो बहुत हो गया, उसका 10 लाख रुपया बन गया। सही बात है। तो उसका लालच है। आप छोटे कस्टमर हो तो वो आपके साथ हो सकता है उतना अच्छा ट्यून ना करें, लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस में है, जो हमने देखा है कि बहुत सारे वेंडर्स जो होते हैं वो उसमें कुछ ऐसे होता है जो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी डीलिंग अच्छी है, जिनका सब कुछ अच्छा है, तो हम भी उनको प्रीफर करते हैं, हम भी उनको प्रिविलेज देते हैं, उनका नंबर नए ग्रोअर्स को देते हैं। सही बात। वो भी हमारे साथ उसी तरह से जुड़े हुए हैं कि नहीं, हाँ ये एग्रीब्लास्ट या किसी अच्छी कंपनी का है बंदा, जो कि अच्छी ट्रस्टेड कंपनी है। तो कुछ ट्रस्टेड कंपनियां हैं जिनके साथ अच्छे लोग जुड़ के काम करते हैं, तो उसका एडवांटेज कस्टमर्स को भी मिलता है। समझ गया। तो आप बेसिकली मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है खेती में। कि नहीं तो आपका पॉकेट खाली रह जाएगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। राइट। तो हमने वो 5 एकड़ का बात किया, नहीं तो 1 एकड़ में मैंने ये एक चीज़ अब ना और इसमें ऐड कर देता हूँ कि अभी देखिए मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक ओपन मार्केट है। अब मार्केटिंग का एक और पहलू है, आप मंडी में जाते हो, आप विजिलेंट हो, तो आप ये देखोगे कि बहुत सारे छोटे छोटे रिटेलर भी आ रहे हैं, आपका सामान लेके जाते हैं। अच्छा, ठीक है। रिटेलर्स जैसे? रिटेलर्स मतलब मंडी से ही तो माल उठाते हैं। जो मंडी में बैठे हैं वो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और जो रिटेलर उनसे लेके जाते हैं उसको रिटेल करते हैं। डायरेक्ट रिटेलर को हम नहीं बेच सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, वही विजिलेंट होने की बात कर रहा हूँ। आपने अगर अपना 30% प्रोड्यूस ही निकाल दिया रिटेल में, तो अच्छा मार्जिन्स, तो मार्जिन बढ़ गए। आपका जो 100 रुपये है वो 130। कौन है सर, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे रिटेलर हमारी कॉलोनियों में बैठ के सब्जियां बेचते हैं, ठीक है ना, तो अब क्या है, वो मंडी से ही तो लेके आते हैं सब्जी। आपने उनको ट्रैप कर लिया, देख लिया कि ये कौन आ रहा है, रोज लेके जा रहा है, ये कौन आपको बैठना पड़ेगा, जब आपका माल बिक रहा है वहां सामने जाके आप बैठेंगे, तो आपको वो आइडिया मिलेगा। देखो अभिनव भाई, मैं जो ये चीजें बता रहा हूँ ना, ये सब मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है आपने? अपनी फार्मिंग करी है, अपना माल बेचा है, सब कुछ किया हुआ है, तब मैं ये सारी प्रैक्टिकल चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे कस्टमर या जो लोग मुझसे जुड़े या लंबे समय से मुझे जानते हैं, तो मैंने आज तक उनको कभी भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, मैं उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और अच्छा भी लगता है मुझे कि जो मैंने किया है वो बताऊं, जो लोगों के लिए फायदा भी है। ठीक है, मिसगाइड करने से क्या फायदा। ये एक अच्छा फीडबैक है कि मतलब आपके जो प्रोड्यूस है, अगर आप 70% मंडी में बेच रहे हो, 30% रिटेल में बेचो, कि वहाँ मार्जिन्स आपके निकल जाएंगे। बिल्कुल। और वो एक्स्ट्रा जो एडेड रेवेन्यू और प्रॉफिट मिल रहा है आपको वहाँ से आ सकता है। ये रिटेलर्स को, लेकिन सजेशन है मेरा जो समझ है, पहले से अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो बेटर रहेगा।
कि बाद में आप अगर जाके ढूंढोगे तो शायद मुश्किल हो सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप मंडी में जाओगे, अपना माल खुद अपने सामने बेच विजिलेंट लोगे, रहो। तो विजिलेंट रहो। और वो जो लेने आया रिटेलर, वो भी आपसे आँख मिला लेगा, आप भी उससे आँख मिला लोगे। और जब उसकी दुकान पे जाओगे तो तुरंत पहचान लेगा वो आपको। उसको भी तो सस्ता कम मिलेगा ना। उसका कमीशन बचेगा। आड़ती दोनों से कमीशन ले लेते हैं ना, करेक्ट करेक्ट। आपसे भी लेते हैं और क्रोड से भी लेते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने वाली मतलब स्किल हर जगह है, ग्रोइंग में ही नहीं है, मार्केटिंग में भी है। मार्केटिंग में भी है, ऑब्जर्वेशन हाँ भी है। हाँ। तो देखिए, वो 1 एकड़ का जैसे मैंने ग्रीन हाउस लगा लिया, मानो सीडलेस कुकुम्बर ले लेते हैं और वो 4 एकड़ में ग्रीन कैप्सिकम 4 एकड़ में कर सकते हैं। नहीं, ओपन फील्ड में जैसे आप कर रहे हैं तो आप ऐसी क्रॉप करो जो क्रॉप बल्क हार्वेस्टिंग देती है। जैसे जैसे मेलन हो गई, आपने लगाया, क्योंकि देखिए ये ऐसा भी होता है कि आप जो डेली हार्वेस्टिंग है उसमें ज़्यादा लेबर लगती है, बल्क हार्वेस्टिंग में कम लेबर लगती है, क्योंकि एक ही बार होनी है और क्रॉप ओवर हो जाता है। समझ गया, जैसे मस्क मेलन, हाँ, वाटरमेलन। अगर आपके साथ पॉली हाउस में और 1 एकड़ पॉली हाउस के साथ 1 एकड़ ओपन फील्ड है, तब आप कर सकते हो डेली हार्वेस्टिंग वाली, कैप्सिकम लगा लो या कुछ भी वैसा लगा लो। लेकिन अगर आपके पास 5 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़ है, तब आप बल्क हार्वेस्टिंग वाली क्रॉप करो। यहाँ भी मतलब एक आपको अपना इंटेलिजेंस लगाना पड़ता है कि हम किस समय क्रॉप सोइंग कर रहे हैं, किस समय कितनी लेबर ओपन में लगने वाली है, कितनी लेबर पॉली हाउस में लगने वाली है। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना करके और एक्सपीरियंस को लेते हुए, मतलब जो जानता है इस क्रॉप को, तो उसका एक्सपीरियंस लेते हुए उसने प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसे कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए कि अरे हम तो ये भी उगाएंगे, हम तो वो भी उगाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपके पॉली हाउस पे। आपका मेन क्रॉप तो, मेन फार्मिंग का तो वही सोर्स है ना, जो आपको अच्छा पैसा देने वाला है एट द एंड ऑफ ईयर। वॉल्यूम आपका वहीं से है। हाँ, वहीं से आने वाला है। तो आप उसको कभी भी हैम्पर ना करो। उसके चलते कोई ओपन फील्ड में आपके चलते उसका पॉली हाउस का नुकसान हो तो अच्छी बात नहीं होगी। आप कह रहे हैं एज एन एग्रोनॉमिस्ट, आप सजेस्ट कर रहे हैं पॉली हाउस में जो क्रॉप करो वो डेली हार्वेस्ट क्रॉप ले सकते हैं, लेकिन ओपन फील्ड में आप वन टाइम हार्वेस्ट क्रॉप लो, क्योंकि आपके लेबर की बचत फिर से होगी उसमें। अगर आप बड़ा एरिया ओपन में कर रहे हो, बड़ा एरिया 3-4 एकड़। हाँ, और अगर 1-2 एकड़ है ओपन में, तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप चाहे तो दूसरी क्रॉप भी ले सकते हो। तो फिर इसे थोड़ा, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, तो जैसे मतलब उसमें क्या होता है कि आप गार्ड्स वगैरह मैंने आपको बताया कि कर सकते हो, तो उसमें डेली हार्वेस्टिंग का काम है। नहीं करोगे तो ओवर साइज हो जाती है, अच्छा। मार्केट में उसका वैल्यू कम मिलता है। तो उन चीज़ों के लिए आपको उसको भी नहीं छोड़ सकते और पॉली हाउस तो। बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रख। और वही मैं बता रहा हूँ ना, आपको सब चीज़ें को जान के आगे बढ़ना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं पैसा कमा सकते। तो उन चीज़ों को जानिए, समझिए, एक्ट करिए, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। फार्मिंग तो ऐसा है नहीं भैया, 1 रुपया लगा के आपको 10 रुपया मिलने वाली चीज़ है ये। इससे बेटर बिजनेस कौन सा है? और यही लोग को समझना जरूरी है। भैया इस समय जो मैंने देखा है पिछले 3 साल में, खीरे का एवरेज रेट 20-25 रुपए के नीचे नहीं गया। जबकि खीरा ऐसी क्रॉप होती थी जो कि मार्केट में आती थी तो तूफान, मतलब फेंका फिरता था। अच्छा। लेकिन अब वो क्रॉप ऐसी आ गई जिसका रेट नहीं कम हो रहा है। अब कम होता भी है ना भैया, खाली 10 दिन के लिए। मतलब पहले महीनों खीरा फेंका रहता था, अब खाली 10-5 दिन ऐसे होते हैं, मतलब पूरे विंडो में, जिस समय रेट जो है मार्केट में, इसको बोलते हैं ग्लट आ गया, अरे पूरा एकदम कबाड़ हो गया। वो चीज़ बहुत कम शॉर्ट विंडो हो गई उसकी। तो अब समय सही आ गया, हर चीज़ के रेट। अब इस बार गोभी भी बिकी है तो आपका अच्छा रेट दे के गई है। कैप्सिकम में भी मटर बहुत। हाँ, मटर जो जिसने लगाया, लाख रुपए बीघे तक की कमाई करी। क्या बात कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, वेजिटेबल की मार्केट अब बढ़ती जा रही है, उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग, हर आदमी सब्जियां खाना पसंद करता है। तो अब वो चीज़ नहीं रही कि सब्जियों की खेती में आप कहाँ बेचोगे। अब थोड़ा सा आपका इंटेलिजेंस रहे और शायद से सिंसियर रहे तो अच्छा प्रॉफिट। कैप्सिकम में मैं सुना था कि 100-150 रुपये गया था किलो। कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम तो भाई साहब इस बार 280 तक गई थी। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, वो चलो ठीक है, एक हम उसकी बात नहीं करते हैं, जाने को तो 60-70 रुपए भी जाती है। लेकिन हम साल भर की क्रॉप उगा रहे हैं ना, एक दिन की बात क्यों करें। करेक्ट। हमारी तो क्रॉप की हार्वेस्टिंग अक्टूबर लास्ट से शुरू हो जाती है तो अप्रैल मई तक जाती है। तो इतना लंबा विंडो है अगर हार्वेस्टिंग का, इस विंडो में तो बहुत कुछ होता है। इसके बाद भी अगर बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे जिनके पास फैसिलिटी है या कोल्ड स्टोर की व्यवस्था है, चीज़ों को समझते हैं टेक्निकली उस चीज़ों को, तो स्टोरेज का भी इसमें रोल है।
कोल्ड स्टोर का भी रोल बड़ा अच्छा है वेजिटेबल फार्मिंग में। अपने वेजिटेबल को प्रॉपर आइडियल टेम्परेचर पे आप स्टोर भी कर सकते हैं, सेल्फ लाइफ बढ़ा दिया आप। सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। मार्केट में क्या होता है कि ट्रेडिशनली जैसे कुछ चीज़ें क्रॉप होती हैं, इवेंट्स बढ़ गए तो रेट बढ़ गया सब्जियों का, इवेंट्स नहीं है, शादियाँ नहीं हैं, तो रेट थोड़ा डाउन रहता है। तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या उसका ग्राफ था साल भर में, उस चीज़ को समझ के भी आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते। ये सारे डिटेल्स ध्यान में रखना होता बिल्कुल, और जो काम करते हैं ना वो इस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। जो हम्म। पुराने हो चुके, जो हमारे कस्टमर हैं, जो आज 10-10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो पूरा उनके पास इंटेलिजेंस है, तभी पैसा कमा रहे हैं ना। तो हर वो किसान जो इसमें आना चाहता है, उसको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप धीरे-धीरे शुरुआत करो और आगे बढ़ो, पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। लॉस का बिज़नेस ही नहीं है ये फार्मिंग। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आपको उस एंगल से देखना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, सीखना है, मार्केट समझना है, तब आगे बढ़ना है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग का भी माइंडसेट आ रहा है कि एज अ साइड बिजनेस एग्रीकल्चर कर लेंगे, साइड में फार्म लगा देंगे। वो भी देखिए साइड बिजनेस, अब हम तो वैरायटी ऑफ कस्टमर के साथ काम करते हैं। अभी हमारे एक कस्टमर हैं, तो वो आगरा में, वो उनका फैमिली, चूँकि बच्चों को भाई पढ़ाना होता है तो आदमी सोचता है कि बढ़िया सिटी में रह के पढ़ाएं लिखाएं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने शुरू में इतनी मेहनत करी गांव में, मतलब वो और उनकी माताजी दोनों मिलके फार्मिंग करते थे। 2 एकड़ उन्होंने पॉली हाउस लगाया। अच्छा। अब भाई उसके साथ उनको अपनी फैमिली भी देखनी होती, लेकिन उन्होंने 2 महीने, 2 साल, 3 साल में इतनी मेहनत करी, चीज़ों को ट्यून किया। अब उनका ये हो गया कि अब उनकी कम प्रेजेंस में भी वो फार्म उसी तरह रन कर रहे हैं। निश्चय, लेकिन उन्होंने मेहनत पूरी मेहनत करी, वो पूरा जानना टीम जरूरी सेटअप है। किया। वो मैं कह रहा हूँ, वो आदमी को जब मैं मिलता हूँ, मतलब हम भी कस्टमर की उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है को रिस्पेक्ट बनाता है। अगर आदमी मेहनत से कोई चीज़ अचीव करता है तो आप उसको जरूर रिस्पेक्ट दोगे। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ लोग, हमको भी मार्केट में देखने को मिलता है, हमको भी कस्टमर्स ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, ऐसा होता है। अब वो हमसे हर चीज़ शेयर करते हैं अपना फार्मिंग का। तो मैंने दिन देखा है, मैंने कहा उनका हर क्रॉपिंग की डिटेल लिखी है, मतलब पूरा उनके पास कैलेंडर रहता है कि कब क्या रेट आ रहा है, जा रहा है, पूरे साल भर का, मतलब उन्होंने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि उन्हें सब पता रहता है कि अब क्या होने वाला है। उतना लेवल ऑफ उन्होंने हाँ, उतना डिटेल रिसर्च किया है। इवन उन्होंने अब आगे भी, भाई आपका क्या है कि आपका नॉलेज बढ़ गया है, अब उस नॉलेज से आपको पैसा कमाना है, तो आप क्या करते हैं कि लोगों को क्लब कर लेते हैं। उन्होंने 4 एकड़ पॉली हाउस वालों को और क्लब कर लिया अपने साथ, भाई तुम्हारा माल हम बेचेंगे, हम इतना पैसा हमारा होगा, बाकी हम तुमको ये रेट में दे देंगे। तो आपके पास इंटेलिजेंस था, आपने कैलकुलेशन करी, आपको ये प्रॉफिटेबल लगा, आप उसमें आ गए। तो ये सारी चीज़ें भी हैं इस बिजनेस में, मतलब ट्रेडिंग भी इन्वॉल्व हो जा रही है ग्रोइंग के साथ साथ। ट्रेडिंग है, एफपीओ है, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये कस्टमर की या फार्मर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या अचीव करना चाहता है। आज के समय में अभिनव मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो जिनको हम जानते हैं, मतलब उनकी स्थिति ये थी कि उन्होंने, जब मैंने उनका सीड सोइंग कराया कुकुम्बर का, तो रोज उस सीड के पास खड़े होकर कहते थे ये बाहर कब आएगा। मतलब ऐसा भी सीमेंट का बिजनेस करने वाले उन्होंने फार्मिंग शुरू करी, और आज के समय में मतलब कम से कम 35 से 40 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पॉली हाउस, नेट हाउस, सब चीज मिला के, और उसको एक्सपेंड कर रहे हैं हर साल, मतलब आने वाले 2-3 साल में 100 एकर्स के ऊपर होंगे। कहाँ पे है ये किसान? ये आपका मतलब एक जगह पे फार्म नहीं है इनका, अलग अलग जगह पे है। कुछ एरिया में हरियाणा में है, कुछ और ये बेचते कहाँ है? यूपी में है। वो बहुत जरूरी, वो ये बेच कहाँ रहे हैं? अब देखो, अब ये आ गया, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि वो बेचते कैसे, उनकी प्लानिंग क्या होती है, आपको क्या लगता है क्या करते हैं वो? देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है, आप मंडी में तो बेचते ही हो, ठीक है, जब आपको लगता है कि हम हजारों टन माल बेच रहे हैं, ठीक है, और 1000 टन में कम से कम 5% कमीशन दे रहे हैं, करेक्ट, तो कमीशन ही उनको लग रहा है कि ये बड़ा वॉल्यूम बनता जा रहा है। तो भाई ये कमीशन हम क्यों दें, हम अपने ही एक शॉप खोल देते हैं, ब्रांड, हम खुद ही अपना रिटेल करेंगे, या हम खुद ही अपना होलसेल शॉप खोलेंगे, जिसको लेना है हमसे आके ले लें, खोल दिया। तो वो चीजें होती हैं, मतलब वो थोड़ा स्केल के बाद ही आते लॉन्ग टर्म गोल किसान का। हाँ, मतलब आप ये देखो कि भाई एक लेवल अचीव हुआ उनका,
एक लेवल अचीव होने का मतलब उनमें 15 साल का समय दिया। इस 10 से 15 साल के ड्यूरेशन में उन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन देखी, बहुत सी चीज़ें समझी। आज उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना, आज वो फुल प्रूफ बने हैं। तब जा कर के उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए। अभी सबको रिजल्ट्स तेजी से चाहिए, प्रॉब्लम वही है। बात देखो वही है, पेशेंस की तो जरूरत है ही। एग्रीकल्चर में फ्रूट देता है या क्रॉप, आपको सीखने में पूरा साइकिल लगता है। आज हम आपको प्रेजेंटेशन दिखा दें, बता दें, तो उससे पॉडकास्ट से भी लोग थियोरेटिकली ही सीख पाएंगे। हाँ। प्रैक्टिकली तो हाथ गंदा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट। राइट सर, 2 टॉपिक जिस पे आई थिंक बहुत सारे लोग के प्रश्न आते हैं, मैं आपसे सेम एग्जांपल लेके समझना चाहता हूँ। 1 एकड़ पॉली हाउस का ही लेते हैं। वो है कॉस्टिंग इन टर्म्स ऑफ फर्टिगेशन, ऑपरेशनल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी होते हैं। एंड दूसरा जहाँ आपका एक्सपर्टीज है कि फर्टिगेशन, राइट। जनरली लोग कहते हैं कि ग्रीन हाउस में और पॉली हाउस फार्मिंग में पेस्टिसाइड यूज और फर्टिगेशन कम होती है। उसका क्या डिफरेंस होता है, क्या ऑपरेशनल एक्सपेंस होते हैं कंपेयर टू ओपन फील्ड? ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक लोग तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में। पहले कॉस्टिंग से बात करते हैं कि सीड का कॉस्ट कैसे होता है, सैपलिंग लेना होता है, सीड लेना होता है। क्यूकम्बर का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि एक एग्जाम्पल से लोग समझ जाए पूरा। ठीक है, तो अगर क्यूकम्बर की बात करें तो पॉली हाउस में आज के समय में एक क्रॉप को रन करना है सपोज, तो क्या क्या है उसमें एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंस पूरा क्रॉप का ये निकाल लेते हैं। हाँ। बायोडेटा पूरा। हाँ, चलिए, तो आप ये देखो कि जो अपने रीजन में क्रॉप लगती है वो अगर सॉइल में कोई ग्रो कर रहा है तो 2 क्रॉप 1 एकड़ पॉली हाउस में साल भर में ले लेते हैं अभी Easily। soil का बात कर हाँ, इजीली। ठीक है, तो अब एक सीजन तो हो गया जनवरी से, जो जनवरी में स्टार्ट होता है। जनवरी वाले सीजन में क्या होता है कि इस सीजन में आपका टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है नॉर्थ इंडिया। ठंडा रहता है। ठीक है, और कुकुम्बर गर्म समय की क्रॉप है। तो अब अगर आप नॉर्मल सीड देखें तो सीड की कीमत लगभग 50 पैसा 1 रुपया होती है नॉर्मल, जो ओपन फील्ड में पर सीड। हाँ, लेकिन जो पॉली हाउस के सीड होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इसमें 6 रुपये का सीड, 7 रुपये तक का सीड। इतना डिफरेंस? हाँ, तो क्यों? प्रोडक्शन ज़्यादा है ना उसका। मॉडिफाइड सीड्स है। बिल्कुल, ये जेनेटिकली एडवांस सीड है। ठीक है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन ही अलग तरीके से हुआ है। ये जो क्या होता है कि ये कॉस्टली सीड जो होते हैं इनको आप वेस्ट नहीं कर सकते। अब विंटर जो है ना, विंटर में पौधा तैयार करना पड़ता है। जनवरी का जो क्रॉपिंग होता है कुकुम्बर का, उसमें नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, डायरेक्ट सोइंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाँ, एक सीड जो गर्मियों में जर्मिनेट कर जाता है 3 दिन में, वो सर्दियों में 15 दिन तक नहीं जर्मिनेट करता है। अगर आप डायरेक्ट सीड डालेंगे तो आप क्यों डालेंगे? मनी वेस्ट होने का खतरा है भाई। 15 दिन बीज पड़ा रहेगा, चूहा खा गया, चींटी खा गई, गल गया, खराब हो गया, 10 जमे 5 नहीं जमे, तो वो सब रिस्क है। तो उस समय हमारा एडवाइस ये होता है कि आप अगर 6 रुपए का सीड ले रहे हो और उसमें आप 1-2 रुपये और खर्चा कर दो तो आपका पौधा तैयार हो जाएगा, सीडलिंग तैयार हो जाए। हाँ, तो सीडलिंग अगर तैयार हो जाती है तो उससे एक तो हमें प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करने में आसानी रहती है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि वो जितने प्लांट हमने लगाए सारे जमे हैं, सारे प्लांट जो है फ्रूटिंग एक साथ देंगे, सारे प्लांट। मॉर्टेलिटी का इशू? हाँ, मॉर्टेलिटी का इशू नहीं है, सारे का यूनिफॉर्मिटी है। भाई अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी तो भी हमारा लॉस है। सीडलिंग बनने में कितना टाइम लगता है? सीडलिंग बनने में 15 से 20 दिन, या अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो 30 दिन लग जाता है विंटर्स में। समर में नहीं, विंटर्स में 20 दिन से लेके 25 दिन लगता है कुकुम्बर की 3 लीव की अच्छी स्ट्रांग नर्सरी तैयार होने में, हार्डनिंग सहित। तो आपका 6 रुपये का एक बीज हो गया, आपका 1 से 1.5 रुपया उसकी ग्रोइंग कास्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद बाकी कास्ट जो होती है वो फील्ड प्रिपरेशन की होती है। ठीक है, फील्ड प्रिपरेशन में क्या होता है, जैसे आपका अगर कुछ मैन्योर डाल रहे हैं तो बेसल फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी पड़ता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट वगैरह हो गया, नीम कंपोस्ट हो गया, ये सब बस फील्ड प्रिपरेशन का प्रोसेस है। तो ये प्रिपरेशन में भी अगर हम एक बात करें एक कुकुम्बर क्रॉप की, तो 1 एकड़ का लगभग खर्चा 25 से 30 हज़ार रुपये का आता है। ठीक है, और 20-25 हज़ार रुपये और मान लीजिए उसमें आप बेड वेड बनाने का, लेबर का खर्चा और उन सब चीज़ों में प्लांटेशन का खर्चा, तो आपका 1 एकड़ में कम से कम 12,000 पौधे लगते हैं। तो आप 1,000 सीड एक्स्ट्रा मान के चलिए कि 13,000
पौधे का सीड आप तैयार करा रहे हैं, नर्सरी तैयार करा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका खर्चा लगभग हो गया 6 रुपये इंटू 13,000, हाँ 78,000। हाँ, तो वो सीड का हो गया। प्लस अब आपके पास जो बेड आपने तैयार कराई उसमें भी आपका 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया। ठीक है, 1,13,000। हाँ 1 लाख रुपए का ये खर्चा मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 1 एकड़ पॉली हाउस में नर्सरी, सीड और बेड प्रिपरेशन, फील्ड प्रिपरेशन में हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आगे का क्या होता है कि जैसे जैसे 35 दिन तक प्लांट ग्रो करता है तो 15 दिन बाद आपकी लेबर लगनी चालू हो जाती है, क्योंकि उसकी क्लिपिंग करना है, उसकी प्रूनिंग करनी है। तो ये लेबर का खर्चा जो अगर हम पूरा ही पकड़ें, पूरी एक क्रॉप की ड्यूरेशन में पकड़ें, तो लगभग ये मान के चलिए कि करीब 3 से 4 लेबर का लगता है डेली के आसपास। 3 से 4 लेबर में इतना जो होता है हमारा क्रॉप का ड्यूरेशन निकल जाता है। तो उसका पूरा जो एक एस्टिमेटेड खर्चा है आज के समय में 2 लाख रुपए लेबर का खर्चा है। अच्छा, पूरी एकड़। क्रॉप में, 1 एकड़ में 2 लाख पूरी क्रॉप में। क्यूकम्बर कितना महीने का क्रॉप है? 4 महीना, 4 महीना। 50,000 पर महीना। हाँ, और ठीक है, और वही लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया आपका पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का खर्चा है। पर महीना। हाँ, नहीं पूरा क्रॉप का। तो ठीक है। 3 साढ़े ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइजर, क्योंकि देखिए हमारा ये रहता है कि कुकुम्बर की क्रॉप में अगर आप फील्ड प्रिपरेशन अच्छी करें, मैन्योर वगैरह अच्छे से डालें, तो आपका ये खर्चा कम लगता है। जो उसमें बहुत ज़्यादा होगा तो आपका 3 से 4 लाख रुपए तक का फर्टिलाइजर, लेबर, सीड, पेस्टिसाइड, ये पूरा खर्चा इसमें मिला करके लगता है। करेक्ट, 3 हाँ। से 4। 3 लाख रुपए आपका पूरा मान के चलिए। 3 लाख रुपए में एवरेज जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, अब जिस पे अगर ऐसा है कोई कि उसने सुपरवाइजर रखे हैं वो सब, तो खर्चे उसमें हमने इंक्लूड नहीं किए। हम जो बता रहे हैं कि एक फार्मर बेसिस पे सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और लेबर, ये 3 चीज़ों का मिला के 3.5-4 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। ठीक है, बेसिक आपका cost। बेसिक ये कॉस्ट होती है। ठीक है, अगर क्रॉप इसमें थोड़ा सा लेबर का खर्चा इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि ये क्रॉप थोड़ी लंबी चलती है। ठीक है, ये लंबी चलती है मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कई लोग मई तक चलाते हैं इसको। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन नॉर्मल से ज़्यादा है। समझ। ठीक है, तो इसमें खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलता है। तो मेरा एक क्रॉप निकल गया। हाँ। जनवरी से जाड़ा में हमने अच्छा वैरायटी निकाल के हाँ। जनवरी से अप्रैल तक हाँ। एक क्रॉप निकाल लिया। मई तक ले लो। हाँ, मई तक ले लो। 4 लाख रुपए उसका ऑपरेशनल एक्सपेंस। हाँ, मई से दिसंबर क्या करेंगे हम वो? अब मई, जून, जुलाई, ये जो बाकी का 3 महीना है, ये थोड़ा सा फील्ड प्रिपरेशन और रेस्ट पीरियड हो जाता है। ग्रीन हाउस में भी। हाँ, ग्रीन हाउस में करना पड़ता है। ग्रीन हाउस में सॉइल को आप तुरंत नहीं सोइंग कर सकते। कोई भी क्रॉप आप लगाओगे तो उसका एक रेस्ट पीरियड देना चाहिए, तो आपको उससे प्रोडक्टिविटी अच्छी बनी रहती है। अदरवाइज एक से दूसरी क्रॉप के बाद फिर वो डिक्लाइन होने लगेगी। सॉइल का nutrient। हाँ, क्योंकि आपका भी ये टारगेट होना चाहिए ना कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मतलब सॉइल का पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो, तो उसको रेस्ट देना पड़ेगा। रेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और समर का जो पीरियड होता है जिसमें सोलराइजेशन करते हैं, उस पीरियड में कुछ डिजीज पेस्ट भी जो एक्यूमुलेट हुए होते हैं, जिनके अंडे और ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी ख़त्म करनी पड़ती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए 1-2 महीने का रेस्ट विद सोलराइजेशन। सोलराइजेशन क्या होता है, ब्रीफली समझा सकते? क्रॉप को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम आपका बताते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है ना? तो ये जो पीरियड होता है इसमें आपको खाली छोड़ना पड़ता है। तो ये जो अगर हमने 4 से 6 महीने की क्रॉप पकड़ी है मई तक, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना और मई 5वां महीना, इस पीरियड में अगर क्रॉप और सब कुछ प्रिपरेशन अच्छी करी तो आज के समय में 45 मिनिमम और 60 टन तक भी प्रोडक्शन ले रहे हैं। 45 से 60 टन हाँ, आप ले सकते अगर लोअर साइड भी पकड़े हैं तो 45, और अगर अच्छा काम कर रहा है आदमी तो 60 टन तक का भी प्रोडक्शन लोग लेते हैं। सीडलेस क्यूकम्बर इन ग्रीन हाउस। सीडलेस कुकुम्बर इन ग्रीन। अब इसका जो एवरेज रेट की बात करें तो देखो, जो लोएस्ट रेट आता है 17-18 रुपये। अच्छा, ठीक है, और जो अप्रैल तक जो रेट रहता है 24-25 रुपया, मतलब 27, 28, 24 इस तरह का रेट रहता है। तो आप 20 रुपये का भी एवरेज रेट मान के चलो। 20 रुपये का एक एवरेज रेट मान के चलो। तो हमने आपको बताया 12 लाख। हाँ, 45 to 60 टन अगर 20 पे एवरेज लो। 20 रुपये का एवरेज रेट लीजिए और लोअर साइड भी प्रोडक्शन पकड़ के चलिए। 50 टन। अब 50 टन पकड़ लीजिए, तो 10 लाख की क्रॉप हो गई मोटी मोटी। ठीक है, आप 10 लाख की क्रॉप में 4 से कितना, 4-4.5 लाख करीब का ऑपरेशनल एक्सपेंस था।
क्योंकि उसमें लेबर ज़्यादा लग रही, सारी चीज़ें थी, तो ये था। अब आपको 5 लाख रुपया एक क्रॉप में बच जा रहा है। प्रॉफिट। हाँ, 5-6 लाख रुपया आपको एक क्रॉप में बच जा रहा है कुकुम्बर की। 2 क्रॉप लेते हैं तो 10 लाख रुपया तो मोटा-मोटा आपकी सेविंग हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ क्रॉप वाइज़ प्लानिंग करना अपना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कैप्सिकम का थोड़ा-सा अलग होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही समय पे प्लानिंग हो जाए, सही ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन हो जाए। मतलब नर्सरी तैयार करके लगानी है तो नर्सरी से लगानी है, जब डायरेक्ट सोइंग करने का टाइम हो तो डायरेक्ट सोइंग करनी है। प्लांट कुकुम्बर का बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लेबर टाइम से नहीं लगाते हैं लोग। क्या फर्स्ट हार्वेस्ट में कितना टाइम लगता है? और स्टार्ट में 45 डेज़ का टाइम लगता है। 45। लेकिन जो गलतियों की गुंजाइश रहती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि क्रॉप इतनी तेज़ ग्रोइंग क्रॉप है ना कुकुम्बर, कि अगर आज आज आपका काम है और उसको आज नहीं कर रहे हैं, तो कल वो 1 के बजाय 2 लेबर ले लेगी, समझ गया। ठीक है? वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप वो सब चीज़ें सँभालेंगे नहीं, तो उसका जो बैकलॉग है, वो लेबर बढ़ाएगा, मतलब खर्चे बढ़ाएगा आपके, और यील्ड पे इफ़ेक्ट डालेगा। तो वो काम नहीं होना चाहिए, वो गलती नहीं हुई। आज पानी डेली चाहिए, खाद डेली चाहिए, फर्टिगेशन डेली चाहिए, प्लांट प्रोटेक्शन का जो शेड्यूल है वो प्रॉपर होना चाहिए, कटिंग, प्रूनिंग और ट्रेलिसिंग सिस्टम प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, तो प्लांट आपका अच्छा हेल्दी ग्रो करता है और अच्छा प्रोडक्शन देता है, ठीक है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी मई तक हो गया मेरा, मैंने सॉइल को ब्रेक दे दिया 2 महीना। 2 महीना ब्रेक कितना ब्रेक देना होता है? 2 महीना देना चाहिए। ठीक है, जून जुलाई हो गया। हाँ, तो जुलाई के बाद अगस्त से मेरा नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्यूकुम्बर ही कर सकता हूँ या क्रॉप भी कर सकता हूँ? चेंज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर कुकुम्बर करेंगे तो फिर आपको कुकुम्बर ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका सीजन एक लगा दिया आपने अगस्त में, तो वो तो दिसंबर तक जाएगा। फिर जनवरी में आप कैप्सिकम नहीं पकड़ पाओगे, फिर आपको अगस्त में ही पकड़ना पड़ेगा अगर कैप्सिकम पकड़ना है तो तो। अभी मैं अगस्त में कैप्सिकम पकड़ सकता हूँ। हाँ, अभी आप अगस्त में कैप्सिकम, टमाटर? टोमेटो भी पकड़ सकते हैं। तो टोमेटो के साथ जो दिक्कत है, अक्सर लोग टोमेटो की बात करते हैं कि टोमेटो ग्रो करे, तो टोमेटो का इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उतना मतलब सूट नहीं करता है आरओआई। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी क्रॉप है जो ओपन फील्ड में भी ग्रो हो रही है। और अंतर होगा ना, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ उसको, ओपन फील्ड में भी ग्रो हो रही है, और एक रेगुलर टोमेटो की वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है इंडिया में। प्रोसेसिंग की कोई कंजम्पशन नहीं है, और कोई ऐसा बीफ टोमेटो या सैलेड टोमेटो या अलग से कोई सेगमेंटेशन नहीं है। तो हमारे यहाँ खाली डोमेस्टिक कंजम्पशन रेगुलर टोमेटो का ज़्यादा है, और रेगुलर टोमेटो आज के समय में इंडिया में मतलब पूरा कंट्री वाइड हर जगह किसी न किसी सीजन में प्रोड्यूस होता ही रहता है। सर्दियाँ ज़्यादा है तो अपना साउथ पोर्शन खूब अच्छा प्रोड्यूस करके देता है, और गर्मियाँ ज़्यादा है तो हिली एरिया खूब प्रोड्यूस करके देता है। और ये इसमें ऐसी वेराइटीज़ आ गई हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन इतना अच्छा हो गया है कि इनकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती, तो ट्रांसपोर्टेबल है, ये यहाँ से वहाँ मूव करता है। तो इसलिए अभी ग्रीन हाउस में कुकुम्बर टोमेटो जो ग्रो करते हैं उसका उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल वायबिलिटी नहीं आ नहीं है। अब कैप्सिकम और कुकुम्बर के केस में क्या है कि कैप्सिकम ओपन फील्ड में होती ही नहीं। कलर्स कैप्स। हाँ, कलर्ड कैप्सिकम उसको चाहिए ग्रीन हाउस। कुकुम्बर जो सीडलेस है वो भी ओपन फील्ड में नहीं ग्रो हो नहीं सकता, होती। उसको चाहिए ही ग्रीन हाउस। तो इसलिए इन दोनों की वायबिलिटी अच्छी है। समझ गया। हाँ, लेकिन अब आपको कोई स्पेसिफिक कस्टमर मिलता है, आपसे वो एग्रीमेंट करता है कि हमको ये चीज़ उगा के तो हम तुमको ये रेट देंगे, तो टोमेटो भी अच्छी क्रॉप है। टमाटो भी कई सारे वेराइटीज होते हैं हाँ, किसान, चेरी टमाटो फॉर इंस्टेंस। चेरी टोमेटो है, लेकिन अब चेरी टोमेटो की मार्केट हर जगह नहीं है, ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा बल्क में उगा करके नहीं सेल कर पाते हैं, ठीक है? जब तक प्रॉपर चैनल ना हो अपना सेलिंग का। तो जो कस्टमर अगर किसी स्पेसिफिक प्रोड्यूस को ग्रो करने के लिए आ रहा है तो वो टोमेटो भी उगाए या कुछ भी उगाए। लेकिन जब कोई कस्टमर आ रहा है कि मुझे फार्मिंग करनी है, मुझे मार्केट भी सीखनी है, मुझे सब कुछ सीखना है, तो उसे ऐसी क्रॉप पे जाना चाहिए जो बेस्ट इकोनॉमिकल सूटेबल हो। क्रॉप क्लाइमेटिक कंडीशन को भी सूट करे और उसके पॉकेट को भी सूट करे, मतलब अच्छा रिटर्न दे। तो आप एक बार ऐसे करिए, उसके बाद जब आपको लगता है कि मार्केट में आपके प्रेजेंस हो गई, आपको नॉलेज हो गया, कोई कुछ डिमांड है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो उस बेस पे आप आगे फार्मिंग का प्लान कर सकते हैं उसमें। समझ गया। हाँ, मैं जो समझाऊँ, सीडलेस कुकुम्बर, कलर्ड कैप्सिकम, ये अच्छे क्रॉप्स हैं ग्रीन हाउस में करने के लिए। जैसे आपने ओपन फील्ड का भी एग्जाम्पल दिया, लौकी कर सकते हैं आप, गोभी कर सकते हैं, जो क्रॉप्स क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर करते हैं, हाँ। उसको आप ओपन फील्ड में करें।
और अगर आप एक नए किसान हैं तो एक हाइब्रिड अप्रोच लेके चलें। बिल्कुल। और कोई फीडबैक सर अपने एक्सपीरियंस से, जो भी बहुत सारे यंग किसान आई होप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, काफ़ी कुछ सीखा है अभी तक उन्होंने। नहीं देखिए, अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो तो महत्वपूर्ण है ही हैं, ठीक है। लेकिन जो आज के समय में लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए कि हमारा कितना टाइम उसमें जाने वाला है। आप सीख जाओगे अगर आप उसके साथ रहोगे तो। आप अच्छा कर लोगे अगर आप उस पे टाइम दोगे, जुड़े रहो। जुड़े रहो। तो वहाँ पे आपको उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जब तक पॉलीहाउस फार्मिंग करनी है इसी तरीके से करनी है। लेकिन फर्स्ट ईयर जब आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसको पूरा टाइम दो, पूरी मेहनत करो उसमें। हम कह देते हैं, मना कर देते हैं साफ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पैसा मत लगाओ। बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ और मैं ये ज़मीन पड़ी है, भाई मेरा देख लेगा या चाचा मेरे देख लेंगे या कोई दोस्त मेरा देख लेगा। तो ठीक है, देख भी सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, उसमें बहुत से लोग ऐसा नहीं सक्सेस हो पाते हैं। नहीं हो पाता। तो अगर आप पैसा लगा रहे हो, खुद से टाइम दे रहे हो तो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। अट्रैक्टिव बिजनेस है। हाँ, बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस। और सर जो यंगस्टर्स हैं हम्म, हमारे, आई फील देश को आपकी तरह और एक्सपीरियंस एग्रोनॉमिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर भारत को एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है। और शायद जो यंगस्टर ये पॉडकास्ट देख रहे हों और आपको एग्रोनॉमिस्ट बनना है तो उनको आप एक मैसेज दे सकते हैं। नहीं बिल्कुल, अगर देखिए एग्रोनॉमिस्ट बनने के लिए सबसे ज़्यादा क्या है कि आप जो बेसिक अभी आपने अपनी पढ़ाई करी है, वो एक तो अच्छे से करनी चाहिए, आपका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए एग्रीकल्चर में। और दूसरा क्या है ना, आपको टाइम देना पड़ेगा। शुरू में अगर आप पैसे के लिए करोगे काम तो शायद इतना ज़्यादा, क्योंकि इस फील्ड में भी जो आपको पैसा देता है वो आपसे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि शुरुआत के 2-3 साल आप खाली मेहनत से चीज़ों को सीखो। आपका जो एकेडमिक है उससे कोरिलेट करो चीज़ों को, अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, क्रॉप का, मार्केट का। क्योंकि आपसे जब कोई कस्टमर या कोई फार्मर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो खाली क्रॉप के लिए नहीं पूछेगा, आपसे हर चीज़ के लिए पूछेगा। तो अपने नॉलेज लेवल को एक्सपेंड करो। प्रोटेक्टेड फार्मिंग क्या होता है, ड्रिप क्या होती है, मल्चिंग क्या होती है, कैसे एडवांटेज। तो जितना बड़ा फील्ड आप एक्सप्लोर करोगे, जितना अपने ज्ञान को बढ़ाओगे, आप उतना ही सक्सेसफुल होगे। और एक बार अगर आप इन चीज़ों पे लग गए, अच्छे से करने लग गए, तो फिर आपको मतलब अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा जॉब भी मिलेगा, आप अच्छा एज ए प्रोफेशन भी अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो करियर में एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, पेशेंस के साथ काम सीखने की बात है। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग इसमें आना चाहते हैं आए और अच्छे से मेहनत करें, समय दें इसको और अपना करियर बनाएं इसमें। और आखिरी चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा, अगर जेन्युइनली लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो हम एक नीचे फॉर्म डाल देते हैं, वहाँ लोग अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम उनके लिए कुछ ट्रेनिंग या वर्कशॉप्स या आपके साथ कोई फॉर्म ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस कोशिश कर सकते हैं अरेंज करने का, क्योंकि विद द राइट मेंटरशिप आई फील डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे एंड इंडियन एग्रीकल्चर को वही चाहिए। पीयूष सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए, थैंक यू आने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर से दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।